तो अब हम लोग एक नया स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर ही आता है। तो देखिए, समझ लीजिए एक कंपनी रिलायंस इंडिया, और उसको 30% टैक्स देना पड़ता है इंडिया में। एक है रिलायंस यूएस, इसको 10% देना पड़ता है। तो इंडिया वाले चाहेगा ना कि इसको थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़े। अगर कम टैक्स पे करना पड़े तो इनकम कम होना चाहिए। तो इसलिए क्या करता है, अपना एसोसिएट एंटरप्राइज में बताऊँगा कि क्या होता है। एसोसिएट एंटरप्राइज अगर ये दोनों, तो ये इसको सेल करेगा लेस रेट में। अगर लेस रेट में सेल करेगा कुछ, तो इसका इनकम उतना बढ़ेगा नहीं। कम रेट में सेल कर रहा है उतना नहीं बढ़ेगा। या फिर कुछ परचेस कर लेगा हाई रेट में, समझ लीजिए कुछ 10 रुपये का चीज़ 15 रुपये में परचेस कर रहा है, इससे इसका इनकम लेस हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए लाया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग। लिखा है सेक्शन 92 डील करता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। लिखा है एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। बताता हूँ आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब होता है कि ये जो आप ट्रांजेक्शन का जो परचेस किया सेल किया फेयर प्राइस में होना चाहिए, सही प्राइस में, कम या बेसी नहीं होना चाहिए। उसी को कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एसोसिएट एंटरप्राइज, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और आर्म्स लेंथ प्राइस, फेयर प्राइस। इसको क्या होता है, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92 आता है। एसोसिएट एंटरप्राइज 92A में आएगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन B में, और आर्म्स लेंथ C में। तीनों का सेक्शन याद करना भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एसोसिएट एंटरप्राइज तो A से ज़रूरत है 92A। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है जो, अगर पहले देखेंगे एसोसिएट है कि नहीं, फिर लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो चाहिए तो B, और लास्ट में उसका आर्म्स लेंथ प्राइस लिखा आता है तो C। अब देखिए, लिखा है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फेयर प्राइस वैल्यू में होना चाहिए। और इफ़ ड्यू टू आर्म्स लेंथ प्राइस देयर इज रिडक्शन, अगर कोई आर्म्स लेंथ प्राइस निकाले, हम फेयर निकालें, फेयर प्राइस इतना होना चाहिए, उसके कारण अगर कुछ इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग लगाएंगे। अब देखिए, सेक्शन 92 में पहले डील करता है मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज से, जिसको AED लिखा है शॉर्ट में। तो पहले होता है कि एंटरप्राइज क्या होता है, तो एनी ऑर्गेनाइजेशन डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड एज एंटरप्राइज। फिर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज उसको ट्रीट किया जाएगा अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर ले। अभी मैं बहुत सारा कंडीशन बताऊँगा, उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल कर ले तो एसोसिएट एंटरप्राइज है। देखते हैं। सबसे पहला, वन एंटरप्राइज होल्ड एटलीस्ट 26% शेयर्स और वोटिंग पावर। कोई एक एंटरप्राइज है, देखिए सब क्या है, हम लोग 51 वाला पढ़ते हैं, सब्सिडरी हो या ना हो, तो इसमें 51% चाहिए था। पर ये एसोसिएट होने के लिए अगर आप 26% मोर शेयर होल्ड करते तो दूसरा कंपनी में, तो आपको इतना का एसोसिएट एंटरप्राइज घोषित कर दिया जाएगा। अगर एनी पर्सन होल्ड 26 शेयर्स, मतलब 26 या उससे ज़्यादा अगर होल्ड करे तब भी, मतलब अगर समझिए मिस्टर रानू है, ये यहाँ पे 30% शेयर होल्ड करते हैं, 26 से ज़्यादा है, और B में भी 30% होल्ड करते हैं, तो ये दोनों तो एसोसिएट हो ही गए, ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज हो ही गए। बट क्योंकि ये दोनों जगह 26% से ज़्यादा करते हैं, तो ये दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। अब है वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब समझ लीजिए कि इसके पास टोटल 12 डायरेक्टर हैं, तो ये 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर दे रहा है। A लिमिटेड ही 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया। अगर या फिर समझ लीजिए कि टोटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 5 है, पर ये एक भी अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया तब भी ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया। फिर लिखा है एनी पर्सन अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सच एंटरप्राइज। ये वही है फर्म कंपनी के जिसमें का अगर कोई आदमी है उसके, क्योंकि ये इस कंपनी में 12 डायरेक्टर हो सकता है, इस कंपनी में 10 डायरेक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे 7 डायरेक्टर आधा से ज़्यादा कर दिया, तो ये और ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया। और B में भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर दिया, तो उससे ये और ये भी एसोसिएट हो गया। अब ये और ये भी, A और B भी आपका एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा, भले ही वो रामू के दोनों में डायरेक्टर अपॉइंट किया है। हाँ, इसमें हाफ से ज़्यादा और उसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। फिफ्थ केस देखते क्या है। फिफ्थ केस है वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10%। समझिए B को लोन लेना है 100 करोड़ का, और उसमें एटलीस्ट 10%, तो उसमें हमने 20 करोड़ का गारंटी ले लिया कि भाई गारंटीयर होता है ना लोन का, तो ये दोनों इसके कारण एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। फिर है लोन गिवन बाय वन एंटरप्राइज इज टू अनदर एंटरप्राइज कंसिडर एटलीस्ट 51%। समझ लीजिए A का टोटल एसेट है 100 करोड़ और A लिमिटेड लोन दिया है 60 करोड़ का। अब 100 करोड़ का 60 करोड़ मतलब 60% ऑफ एसेट का तो लोन दे दिया, तो अगर 51%, एटलीस्ट 51% से अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये दोनों का एसोसिएट एंटरप्राइज कर देगा। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट है
तो अ बिजनेस ऑफ वन एंटरप्राइज इज होल्ली डिपेंड ऑन नॉलेज ऑफ नो पेटेंट कॉपीराइट एक्सेट्रा ऑफ। समझिए एक बी लिमिटेड है, इसके पास पेटेंट है कोविड वैक्सीन लगाने का। अब ए लिमिटेड इससे अब बी लिमिटेड लगाओ तो ए लिमिटेड को हाँ भाई ये लो कोविड वैक्सीन बनाने का पेटेंट मेरे पास है, तो ये उससे पेटेंट खरीदा, तो अब ये ए लिमिटेड वैक्सीन बना सकता है, क्योंकि ए और बी को एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे। नेक्स्ट है कि 90% और मोर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय वन एंटरप्राइज इज सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज एंड द प्राइस एंड अदर कंडीशन रिलेटिंग टू सच सप्लाई इन्फ्लुएंस बाय दैट। समझिए ए और बी लिमिटेड है, ठीक। ए लिमिटेड को रॉ मटेरियल चाहिए 100 करोड़ का, और बी लिमिटेड उसको 92 करोड़ का दे दे रहा है, मतलब 92%, 90 से ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा एक ही कंपनी से सप्लाई कर रहा है, और प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशन भी बी बता रहा है। तो इसमें ए और बी जो है एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। अब सप्लाईमेंट का होगा, मैन्युफैक्चर का भी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर बाय वन एंटरप्राइज हम सोल्ड टू प्राइस अदर कैन इन्फ्लुएंस बाय दैट। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, इसमें समझ लीजिए कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है और भी करता है सोल्ड, तो पूरा 100, यहाँ तो 90% था, यहाँ पे पूरा का पूरा ही सोल्ड कर देता है, और प्राइस एंड अदर कंडीशन में बी ही बता रहा है। तो ए और बी जो है जिसको आप सेलिंग कर रहे हो वही आपका प्राइस और ये कर रहा है, तो ए और बी एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। नेक्स्ट है वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव और जॉइंटली। मतलब समझिए ए जो है वो कंट्रोल होता है रामू कंट्रोल करता है, और बी लिमिटेड है या तो वो रामू कंट्रोल करे या तो उसका रिलेटिव और रामू, या तो उसका रिलेटिव कंट्रोल करे हाँ रामू का, या तो रामू और रिलेटिव दोनों मिल के कंट्रोल करे बी लिमिटेड को, तो ये दोनों आपका एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। इसमें याद रखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा बी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे जिससे आप खरीद रहे थे वही आपका कर रहा है, यहाँ पे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके उसको बेच रहे हो वो अगर कर रहा है, तो ये दोनों में हो जाएगा। या 90% वाला है रॉ मटेरियल परचेज का और गुड्स मैन्युफैक्चर बेचने का है, तो कोई परसेंटेज मतलब 100% पूरा। फिर देखिए यहाँ पे वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय HUF एंड अदर, मतलब इज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ रिलेटिव ऑफ मेंबर और जॉइंटली, वही पर्सन वाला हो गया। पर ए लिमिटेड को एक HUF कंट्रोल कर रहा है, ABC HUF। बी लिमिटेड जो है वो कोई भी HUF का मेंबर कंट्रोल कर रहा है, या रिलेटिव ऑफ सच मेंबर, या फिर जॉइंटली मेंबर एंड रिलेटिव, तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। नेक्स्ट है वन एंटरप्राइज हैव एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट इन अदर इन। अब देखो वो जो 26 वाला था वो तो दोनों कम ऐसे मतलब समझ लीजिए कंपनी हो या कुछ भी हो, दोनों कुछ पे एंटरप्राइज पे था। अगर कोई ए लिमिटेड है वो दूसरा फर्म AOP या BOI पे 10% भी होल्ड करे तब भी ये दोनों का एसोसिएट मानते हैं। पर होना क्या चाहिए कि दूसरा जो भी पार्टी है वो कोई फर्म AOP या BOI है तभी 10% वाला है, नहीं तो कुछ और हुआ तो 26% वाला इंटरेस्ट वाला लग जाएगा। नेक्स्ट है एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैज मे बी डिस्क्राइब। समझ लीजिए ए और बी लिमिटेड है वो मिला के कुछ एक काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, तो ये एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या फिर जॉइंट वेंचर है, तो ए और बी भी एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। नेक्स्ट है 92 ए कंप्लीट किया, 92 बी है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता क्या है, ट्रांजेक्शन होना चाहिए 2 और मोर बिटवीन एंटरप्राइज के, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन डजन। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तभी होगा जब दो मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग तभी माने जाएंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब 2 और मोर एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच में हो और उसमें से एक एसोसिएट जो भी आपका पार्टी होगा वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर मान लेते हैं इफ बोथ एसोसिएट एंटरप्राइज आर नॉन रेसिडेंट देन ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर दोनों ही नॉन रेसिडेंट है ट्रांसफर प्राइसिंग फिर भी लगेगा। तो आप बोलेंगे भाई दोनों नॉन रेसिडेंट है दोनों बाहर कमा जाए क्यों लगेगा, तब भी लगेगा, विल बी अप्लाई इफ़ इनकम ऑफ एटलीस्ट वन नॉन रेसिडेंट, अगर दोनों में से किसी एक का भी इनकम टैक्सेबल होता है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, तब उन दोनों को भी हम लोग उसको भी जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड बी इन नेचर ऑफ सेल। क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस हो सकता है, कोई सर्विस भी है, लीज ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, लेंडिंग या फिर बोरोइंग ऑफ मनी हो सकता है। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है नहीं पूरा मान लेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्यों कैसे, ट्रांजेक्शन कैरियड आउट बिटवीन एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर a prior agreement exists between A and unrelated person and terms of transaction by ये A मतलब हो गया आपका एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब एग्जांपल देखते हैं एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड इंडिया एक्स लिमिटेड US है और एक ABC लिमिटेड है अनरिलेटेड कंपनी। अब ये एक एग्रीमेंट बनाया एक्स लिमिटेड US एग्रीमेंट बनाया ABC लिमिटेड के साथ
प्रायर एग्रीमेंट टू सेल एबीसी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि हम तुमको एक चीज़ बेच रहे हैं 2000 में, और फिर तुम इसी को बेच देना एक्स लिमिटेड को, जो कि इंडिया में है। सेल को एक्स लिमिटेड 5000, हम तुमको 2000 में बेच रहे हैं, फिर तुम इसी चीज़ को 5000 में बेच देना। अब देखिए 5000 में बेच रहा ही है, 5000 में अगर बेच देगा तो इसका प्रॉफिट इनकम कम जाएगा, क्योंकि ये सेल इससे खरीदेगा 5000 में, तो इनकम कमेगा, टैक्स कमेगा। तो और ये जो भी टर्म्स सेट है ना, और ये यूएस वाला कर रहा है, मतलब ये कुछ भूल ही नहीं रहा है। यही सेट किया कि ये अनरिलेटेड पार्टी को दिया कि हम तुमको दे रहे हैं 2000 रुपये में, तुम उसको 5000 में बेच देना। तो अगर ये हो, इन लोग भले ही दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज होती है खुली, तो भले ही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये अलग आदमी से कर रहा है, यहाँ पे ये अलग आदमी से कर रहा है, बट इसको हम लोग डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। करेंगे यहाँ पे आर्म्स ट्रेड प्राइसेस सेक्शन 92 से। जैसे बताया सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेक्शन 92 सी कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स ट्रेड प्राइस। तो आर्म्स ट्रेड प्राइस का होता है फेयर प्राइस, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिटवीन एसोसिएट इंटरप्राइज। ड्यू टू आर्म्स ट्रेड प्राइस जो इनकम ऑफ एसोसिएट है वो इंक्रीज हो सकता है। इफ़ ड्यू टू दैट इनकम इंक्रीज होता है तो इंक्रीज करेंगे, अगर रिड्यूस होता है तो एप्लीकेबल फिल नहीं होगा ये वाला सेक्शन। इंक्रीज होने पर एप्लीकेबल नहीं होगा, रिड्यूस होने पर नहीं होगा। तो कैसा कि सेल किया है इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को, एक्चुअल प्राइस दिखाया है 15,000, आर्म्स ट्रेड प्राइस है 20,000, तो बढ़ा है तो इनकम इंक्रीज़ होगा 5 लाख से। पर अब जैसे कि सेल किया है इंडियन कंपनी 25 लाख दिखाया है, आर्म्स ट्रेड प्राइस 20 लाख आ रहा है, तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, हम लोग 25 लाख ही मारेंगे उसका सेल, इसी पर फिर वो टैक्स वैक्स देगा, मतलब काइंड ऑफ बस गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट देखेगा इसमें। अब मेथड्स क्या क्या कैलकुलेशन की, तो पहले कप मेथड, कंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड या कप मेथड, रीसेल मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट, और TNM ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम लोग मेथड लगाएंगे। विल बी फॉलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट। डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो मोस्टली कप मेथड ही लगता है। सबसे पहले वही करेंगे कप मेथड, जिसको हम लोग नाम दिए हैं कंपेरेबल एंड कंट्रोल प्राइस मेथड। इसमें कि अंडर कप मेथड कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स एंड प्राइस वी टेक बेस ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वी टेक बेस ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस विच वॉज कैरिड आउट विद थर्ड पर्सन। कोई थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई इंडियन कंपनी, मतलब कोई इंडियन कंपनी जिसका निकालना है, वो किसी और के साथ अगर सेम ट्रांजेक्शन किया है तो उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें कैसा स्टेप क्या है, पहले है फाइंड आउट द प्राइस चार्ज बाई द थर्ड पार्टी। मतलब हम लोग पहले देखेंगे कि जो मेरा जिसका हमको निकालना है वो थर्ड पर्सन के साथ जब ट्रांजेक्शन किया था वो क्या प्राइस चार्ज किया था। फिर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ अगर इसको डिस्काउंट दिया था उसको नहीं दिया वैसे एडजस्टमेंट करेंगे। फिर मिल जाएगा हम लोग को प्राइस बाई ALP, हम लोग को मेन प्राइस मिल जाएगा आर्म्स एंड प्राइस, फिर हम लोग इनकम निकाल लेंगे उसका। एग्जाम्पल से देखते हैं उसका। एग्जाम्पल ए लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है, ये इम्पोर्ट करवाया है गुड्स 16,000 रुपये पर यूनिट, 10,000 यूनिट फ्रॉम स्काई इंक लिमिटेड, और ये दोनों एसोसिएट है। अब साइन इंक जो है जापान में कंपनी है, उन लोग से भी इम्पोर्ट करवाया था 15,000 पर यूनिट, 15,000 पर यूनिट का। अब हम लोग इसमें देखेंगे, तो हम लोग अब देखेंगे, ये देखिए ये दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज है। ए लिमिटेड इम्पोर्ट क्या है 16,000 रुपया पर यूनिट से, और साइन इंक से 15,000 रुपया पर यूनिट ही लिया है, ये थर्ड पार्टी है। तो हम लोग थर्ड पार्टी का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 15,000 का गया तो वारंटी भी दिया है 2 साल का, जो जिस वारंटी का कॉस्ट है 2,000 पर यूनिट। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग परचेज प्राइस निकाले इसका, इसके साथ परचेज प्राइस क्या गया 15,000 रुपया, हम लोग इसमें परचेज में एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए ये वारंटी 15,000 में भले पर यूनिट दे रहा है, पर वारंटी भी दे रहा है 2,000 का। अब अगर हम कोई प्राइस में वारंटी भी दे रहे हैं तो इसका प्राइस बढ़ेगा कि कमेगा, मतलब बढ़ा हुआ है ना। अगर हम आपसे 10 रुपया चार्ज कर रहे हैं और वारंटी दे रहे हैं 1 साल का, और एक और आदमी जिसको हम वारंटी नहीं दे रहे तो आपको उसको कम चार्ज करेंगे थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे वारंटी कॉस्ट डिक्रीज़ कर दी, क्योंकि इसको तो वारंटी नहीं मिल रहा था, इसको वारंटी मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से वारंटी डिक्रीज़ कर दिया, आम से प्राइस मिला है। मतलब ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन आती है 13,000 रुपये का, और ये 16,000 रुपये ज़्यादा दिखाया है, क्योंकि इसका कॉस्ट बढ़ता है, फिर प्रॉफिट कम गया और टैक्स कम करना पड़ा। तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन फिर 16,000 का है, तो इनकम कहाँ है 3,000 पर यूनिट का, यहाँ 1,000 यूनिट आया था तो 30 लाख का इंक्रीज होता है इनकम इसका।
ये होता है आर्म्स एंड प्राइस। मतलब इसका जो पहले इसका ही लेंगे और फिर देखेंगे इसको क्या मिला, इसको क्या नहीं मिला, और उस हिसाब से इंटरेस्ट करेंगे। वारंटी वाला वही है कि इसको वारंटी मिला, तो वारंटी अगर दे रहे हैं तो प्राइस भी ज़्यादा चार्ज किया होगा, तो इसको वारंटी मिला नहीं, इसके भी वारंटी छीन ली, इसको जो इसका प्राइस इसके हिसाब से चेंज करना है। अगर इसको वारंटी मिलता तो हम लोग फिर यहाँ पर वारंटी का देख लेते, फिर अलग ऐड करना पड़ता हम लोग को वारंटी, क्योंकि इसको वारंटी मिला तो इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, इसको नहीं मिला तो बढ़ा के देखते फिर यहाँ पर। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में CD लिमिटेड जो इंडिया का है, और एक कोरिया वाइट लिमिटेड कंपनी। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 है। अब उसको एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। फिर वही है कि ये इसको भेजा 2,50,000 यूनिट, 2,050 रुपया आता है, 3,000 यूनिट करके 2,050। और ये FOB भेजा। FOB क्या होता है? FOB मतलब होता है फ्राइट ऑन बोर्ड या ऐसा कुछ था ना, ये होता है, मतलब इसमें फ्राइट और ये सब कुछ लगता है चार्ज। अब CD लिमिटेड जो है, जब CD लिमिटेड थर्ड पार्टी बना है, इसको जब भेजा तो CIF देखिए, CIF पे आप लिखेंगे FOB प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट मिलाएगा तो CIF आ जाता है। अब इसको 5,800 कर दिया, इसको 3,000 कर दिया, इसको 5,800 कर दिया, करते CIF काट दिए। CIF प्राइस है, मतलब इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट आ गया। इंश्योरेंस और फ्रेट का प्राइस है 700 रुपये करके, और वारंटी कॉस्ट भी दिया है 500 रुपये। अब देखिए, अब इसका सेलिंग प्राइस पर दे दिया 5,800। अब देखिए इसको हम क्या दिए, इसको हम फ्राइट वाइट पे चार्ज नहीं किया है, तो इसमें फ्राइट वाइट इसमें चार्ज है, तो इसमें फ्राइट वाइट पर लेस कर दिए प्राइस, क्योंकि इसको फ्राइट का कुछ दिया नहीं, इसको दिया तो इसलिए लेस कर दिया। फिर इसको क्वांटिटी डिस्काउंट भी दिया है, इसको क्वांटिटी डिस्काउंट दिया, इसको तो नहीं दिया, तो डिस्काउंट से क्या हो, इसको भी डिस्काउंट दे दिया, माइनस करके 2,000, इसको डिस्काउंट दिया हुआ, इसको नहीं दिया, तो यहाँ पर डिस्काउंट इसको भी दे दिया 2,000 माइनस। अब वारंटी इसको दिया हुआ है, इसको नहीं दिया, तो यहाँ पर और माइनस कर दिया, मतलब यहाँ डिस्काउंट इसको दिए थे पर इसको नहीं दिए थे, तो इसको यहाँ डिस्काउंट देते। अब यहाँ वारंटी इसको दी है पर इसको नहीं दिया था, तो यहाँ वारंटी भी दे सकते। तो आर्म्स लेंथ है 4,400, मतलब अगर ये दोनों अगर हम थर्ड पार्टी को सेल करते इसको उसमें इसको डिस्काउंट भी देते, वारंटी ना देते, फ्रेट इंश्योरेंस ना देते, उससे इतना चार्ज करते हैं। एक्चुअल में 3,000 ही चार्ज करते हैं, इनकम क्या 1,400 से, तो टोटल इंक्रीज़ करते हैं 2,50,000 यूनिट्स है, इंटू 1,435 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। फिर यहाँ एक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखेंगे। यहाँ लिमिटेड इम्पोर्ट क्या है 48,100 मारा जाता है, और फिर विदेश जो है ये 1,500 का वारंटी भी दे रहा है। अच्छा, विदेश लिमिटेड यहाँ पे एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, फिर कीजिए अपनी सेलिंग प्राइस में भारत लिमिटेड क्या है, 1,100 का है। अब इसको वारंटी दिया है, इसको नहीं दिया है, तो वारंटी देने से प्राइस बढ़ा रहता है तो कम कर दिया, तो यहाँ पर वारंटी इसका हटा दी इसको, तो प्राइस कम हो गया। वारंटी ये तो इसका प्राइस बढ़ा कर देगा, कम हो गया। और वारंटी है 1 साल का, तो 6 महीने का निकालेंगे, 150 वारंटी निकल गया। आम सेट प्राइस एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितना था 1,200, तो इंक्रीज इंक्रीज होगा 125 रुपये, तो आपका 10,000 हाँ यहाँ इनकम इंक्रीज़ करेंगे इसमें, ये अलग थोड़ा मतलब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगा आपका, इंटू कर दीजिए यहाँ पे 125 से 48 करोड़ का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो कैनेडियन कंपनी इसको 1,000 लिए है और यहाँ पे 1,30 है, 1,30 का है। अब देखिए इसमें अगर यहाँ देखिए प्राइस चार्ज टू अदर 1,30, ये दूसरा कैसे 60 का, प्राइस पेड बाई फिर 1,00,000 ही है। अब बताया था हम अगर इनकम बढ़ता है तभी, अगर इनकम नहीं बढ़ रहा है तब आर्म्स एंड प्राइस दिखाने वाला, अगर इनकम बढ़ नहीं रहा है तब उसी को हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आर्म्स एंड प्राइस लगेगा। नो ट्रांसफर प्राइसिंग एट इंडियन कंपनीज बाइंग एट लोअर रेट, सो लेस डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, दैट मीन्स मोर प्रॉफिट मोर टैक्स टू लॉस। जब 60 टाइप का है और 1,00,000 रुपये की तब करेगा, तब 40,000 तब इंक्रीज होना चाहिए का इनकम 40% 60 करके 50 1,00,000 है, तो 60,000 का 1,30,000 दिया हुआ तो नहीं करेंगे, क्योंकि वही है कि फाइन कर रहा है पहले से लोअर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है ट्रांसफर प्राइसिंग मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में डालेगा इनकम विल बी 29% क्वांटिटी विल बी मोर एंड हेंस टैक्स विल बी एडजस्टेड एंड हेंस इनकम 45 लाख है, मतलब नॉट एप्लीकेबल एंड इनकम विल बी मोर एंड हेंस टैक्स विल बी मोर एंड हेंस इनकम टोटल इनकम वही रहेगा।
इनकम का इसका निकालने के लिए फॉरेन कंपनी का जब ये निकालना रहता है मुझे भी निकालना आपका तो 20 डॉलर का चार्ज कर रहा है 12,045 जो आपका वो है चाहे तो इतना रुपया आपका इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी वाला आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है कप में भी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप का कप होते हैं, एक है इंटरनल कप, एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक होता है इंटरनल कप, एक एक्सटर्नल कप। तो इंटरनल कप क्या होता है, व्हेन ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ सेम इंटरप्राइजेस विद थर्ड पार्टी इज टेकन देन इट इज़ नोन एज इंटरनल कप। जब इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। और फिर है व्हेन एग्जांपल ऑफ अदर प्राइस ऑफ अदर इंटरप्राइज टेकन, मतलब देखिए अगर ए और बी ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना और ए सी का तब देख रहे हैं ए हैज़ ऑल्सो डन सिमिलर ट्रांजेक्शन विद सी, तब इंटरनल कप। तो अगर ए और बी का निकालना है पर ए किसी के साथ किया ही नहीं है तो एक दूसरा है सिमिलर टाइप का ट्रांजेक्शन देखिए डी और सी का, ट्रांसफर प्राइस इज टेकन ऑन सिमिलर ट्रांजेक्शन। इन दिस केस डी एंड सी आर सिमिलर ट्रांजेक्शन वाइल ए एंड बी इज डूइंग, सो सी एंड डीज प्राइस विल बी टेकन। नेक्स्ट है रीसेल प्राइस मेथड। तो रीसेल प्राइस मेथड का नाम है कि रीसेल कर रहे थे अपनी वर्ष से। टाटा यूएस कंपनी है, टाटा यूएस का कंपनी है और टाटा एक इंडियन कंपनी है, दोनों टाटा यूएस टाटा यूएस दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब टाटा इंडिया परचेज किया एक कार 2 लाख का, फिर टाटा इंडिया उसको सेल कर रहा है 3,50,000 का विद 20% प्रॉफिट थर्ड पार्टी। तो ठीक सब कुछ एक्सपेंसेस किया, फ्रेट वेट दिया, 2 लाख में खरीदा, कुछ एक्सपेंसेस फ्रेट वेट दिया, फिर 3,50,000 बेच दिया तो 50% प्रॉफिट। तो इसका एसोसिएट है तो इसमें दिखाएंगे तो 2 लाख में परचेज किया, फिर इसका अपना कॉस्ट दिखा देगा, अपन 2 लाख में परचेज किया, 3 लाख में बेचे, 1,50,000 में 1 लाख का प्रॉफिट मिल से 1,50,000। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग से इसका प्राइस निकालना चाहेंगे कि एक्चुअल में इसका प्राइस कितना। तो सेल टू थर्ड पार्टी है 3,50,000, दैट्स अवेलेबल। नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन लेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स लगा, फिर एक्सपेंस इनकम बाय टाटा इंडिया क्या है, एक्सपेंस करके 80,000 रुपया लेस की आम से जो है 2 लाख और एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ 3 लाख, मतलब इंक्रीज इनकम हो जाता है 1 लाख। फिर यहाँ पे ये 3 लाख है, मेरे साथ काम करा, ठीक है, तो ये 3 लाख में तो यहाँ काम से मैंने उसको 2 लाख। अच्छा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इतना इनकम का से एग्जाम्पल एक और चलेगा समझ में आएगा। टाटा सेल्स किया है इंडिया, टाटा यूएस सेल किया इंडिया यूएस को 15 लाख में, टाटा इंडिया से सेल किया थर्ड पार्टी को 17 लाख में, टाटा इंडिया प्रॉफिट चार्ज किया 20%, टाटा इंडिया फ्राइट और किया 1 लाख का, कस्टम दिया 2 लाख का। बैक कैलकुलेशन करेंगे 17 लाख में सेल किया था थर्ड पार्टी को, प्रॉफिट लेस के कॉस्ट ऑफ गुड्स लाया, फ्राइट लेस के कस्टम लेस के एल पे आ गया, मतलब एक्चुअल का प्राइस, मतलब एक्चुअल प्राइस वहाँ से इतना का तो लोग परचेज दिखा रहा है 15 लाख तो ज़्यादा का दिखा रहा है, तो इंक्रीज इनकम 4,50,000 इंक्रीज कर देंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट है ये बुक में, इसमें है कि एक आर लिमिटेड है जो इंडिया का है, वो मेगा मिनट से परचेज़ किया मेगाबाइट, क्वान्टिटी डिस्काउंट दिया 1500 का, मतलब क्वेश्चन पढ़ दीजिए कैसा फ्राइट टाइम ये भी पे किया 200 का, फिर ये इसको रीसेल कर रहा है 1100 में, मतलब आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और इस डायग्राम से भी आप समझ में आ जाएगा आपको। फ्राइट फिर इसके साथ भी है 1200 का फ्राइट वाइट पे किया, 20% प्रॉफिट, यहाँ पे एक्चुअली ये रेट बता रहा है इसमें 20% का प्रॉफिट ऑन रीसेल फ्रॉम, इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए रीसेल प्राइस टू प्रेशर कूलिंग है 11,000 का, प्रॉफिट उसमें माइनस कर दिया 20% का, जो 20% एक और ट्रांजेक्शन से था, फिर आया बैलेंस, फिर अब उसमें डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे एक नोट ले देते हैं, देखिए नोट क्या है, आफ्टर बैलेंस अप्लाई कप मेथड, थिंक दैट, हाँ आफ्टर बैलेंस, जो यहाँ पे बैलेंस है अब यहाँ से कप मेथड निकल कर आ जाएगी, आफ्टर बैलेंस अप्लाई कप मेथड, थिंक दैट 8,800 इज वैल्यू परचेज फ्रॉम कोल्ड हाइट्स। कप मेथड ये सब हर में ही लगता है, लिखेंगे थिंक दैट 8,800 इज वैल्यू परचेज फ्रॉम कोल्ड हाइट्स एंड डू नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन इट, मतलब 8,800 बैलेंस मानेंगे। अब इसमें वही डिस्काउंट का हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट एडजस्टमेंट। अब इसमें देखिए क्या है, इन्फोसिस इंडिया है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, वो सोल्ड कर रहा है इन्फोसिस यूएस को, तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन वन एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी गुड्स, तो सेल करता है अपनी एंटरप्राइज को। एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, तो आपने क्वेश्चन पढ़ दिया होगा, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ग्रॉस मार्जिन है पहले वहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% है नॉर्मल, ठीक है, एक सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 50% नॉर्मल। अब
टेक्निकल सपोर्ट दिया है, टेक्निकल सपोर्ट मिला है। अब देखिए टेक्निकल सपोर्ट अगर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, समझ लीजिए इसको ये टेक्निकल सपोर्ट दिया था ना अपना एसोसिएट इसको, तो टेक्निकल सपोर्ट है तो इससे प्रॉफिट थोड़ा सा एक्शन। हाँ, तो यहाँ पे एसोसिएट जो था, जो एसोसिएट एंटरप्राइज था, ब्रेन इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया था। तो यानी कि टेक्निकल सपोर्ट लिया तो उससे कम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, तो 8% और 50% प्रॉफिट, 8% है प्रॉफिट 50% का, 4% कम चार्ज करेंगे। फिर क्रेडिट रेट दिया है, तो अगर किसी से क्रेडिट में दिया हो, अगर आप समझ लो किसी को क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे ना, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो इसलिए नॉर्मल बिलिंग का 3% है। नॉर्मल बिलिंग होता है 100%, तो उसका 3% होगा। तो एडजस्टेड ये ऐड कर देंगे क्योंकि उसमें हम लोग एक्स्ट्रा दिया है ना, तो इसीलिए। तो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन हो गया 49, जैसे कप मीटर में निकाल रहे थे वैसे इसमें भी है, बट इसमें प्रॉफिट को हम लोग अल्टर कर रहे हैं। अब नॉर्मल निकालेंगे, टोटल कॉस्ट है आपका 15 लाख, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 49% ऑफ एलपी, ये एलपी होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब इसको आप 100 मान लीजिए, इसको 49, फिर इसको मान सकते हैं 51, ऐसे करके, और ये आपका एलपी मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। एक्चुअल चार्ज कितना किया, 2000 इंटू कॉस्ट 50 लाख, 2000 इंटू 1000 पर आवर का 20 लाख चार्ज किया, इंक्रीज इनकम होगा 9,91,000। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हम लोग, नैनो, क्वेश्चन नंबर 32 नैनो इनकॉर्पोरेशन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 60% है। अब यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट दिया तो कम होगा, इसलिए 4% डिस्काउंट भी दिया था। अब देखा आज नैनो को डिस्काउंट दिया था तो इसको भी देना पड़ेगा, और डिस्काउंट से प्रॉफिट कम होता है, डिस्काउंट भी दे दिए। क्रेडिट दिए हैं नैनो को, और क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट किसी को दिए हैं तो बढ़ाना पड़ जाएगा, उससे 4 चार्ज करेंगे 2%। तो ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है कि एडजस्टमेंट टाइम सिंपली देखेंगे क्या उसको मिला और क्या नहीं मिला, और जो एडजस्टमेंट से प्रॉफिट बढ़ेगा उसको ऐड, मतलब जो भी एडजस्टमेंट से आपको लग रहा है प्रॉफिट बढ़ता है उसको ऐड कर दीजिएगा, और जो भी एडजस्टमेंट से जैसे कि डिस्काउंट हुआ जिससे प्रॉफिट कमता है उसको लेस करना है, और जो भी एडजस्टमेंट से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहिए उसको ऐड करें। बस ये वो मोटा लॉजिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इसमें क्या होता है, कोई एक कॉमन प्रोजेक्ट में सब मिलकर काम किया, उस कॉमन प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट आया, सबको बांट दिया। When 2 or more associate enterprise works together as a common project या joint venture में, in this profit split method is applicable to find out arm's length price as per profits we have to, अगर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट टोटल निकालना पड़ता है, सच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, फिर कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो रिस्क देखेंगे तो मार्जिन बड़े एम्प्लॉयड। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट इनकर्ड बाय 80, दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट देखेंगे ऐड करके, तो उसका आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए था, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस निकालें, कॉस्ट इनकर्ड कितना होगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर उसका आर्म्स लेंथ प्राइस निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ये एपीसी लिमिटेड एक एंटरप्राइज है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, उन लोग एक जॉइंट वेंचर है, एक कॉमन प्रोजेक्ट में काम किया जिसका वैल्यू है $5 लाख। ए लिमिटेड है, वो इंडियन कंपनी है, तो अभी उसका देखना है। एंड कंसिडर्ड 1 लाख वॉज पेड, मतलब 5 लाख का जो वैल्यू का था उसमें 1 लाख उसको पे किया गया ए लिमिटेड को। द रेशियो ऑफ रिस्क टेकन एंड कैपिटल मैन पावर, रेशियो जो है मतलब जिसका रिस्क टेकन मैन पावर और सबका, वो है 40-20-40, मतलब ए को 40, बी को 20, सी को 40। कॉस्ट इनकर्ड ए कितना किया है 80,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आया है 3 लाख। कैलकुलेट करना है आर्म्स लेंथ प्राइस, पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। तो देखिए टोटल कंसेशन 5 लाख रुपये आपको मिला है, उसमें से टोटल कॉस्ट लगा 3 लाख, तो प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। इसमें हम 2 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए को मिलेगा 80,000, ऐसे ही मतलब हम लोग ये कॉस्ट आया है ए का, यहाँ लिखा था कॉस्ट बना है एक 80,000, प्रॉफिट 80,000, तो ALP है 1,60,000, और उसको मिला कितना है, यहाँ लिखा था 1 लाख मिला कंसिडरेशन में, तो एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख है, तो उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसका इनकम उसको मिलना था 1,60,000, पर उसको दिया गया खाली 1 लाख, तो इंक्रीज़ कर देंगे उसका इनकम 60,000 से। नेक्स्ट लास्ट मेथड है ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड और TNMM। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है, इन दिस मेथड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो होगा
सिमिलर मार्जिन ऑफ सिमिलर प्लेयर, मतलब अगर ए और बी को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सिमिलर प्लेयर बी और सी में जो हो रहा है इन सिमिलर इंडस्ट्री इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विल बी टेकन। जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट एलपी, तो उन लोग का जो समझिए ए और बी का ट्रांजेक्शन का निकालना है, तो सिमिलर ट्रांजेक्शन बी और सी भी कर रहा था, तो बी और सी का कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे, एलपी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल 10CA। इसमें अगर समझ लीजिए कोई ट्रांजेक्शन का आर्म सेल प्राइस निकालना है और अलग अलग मेथड सीरीज निकाल के मोर देन वन आर्म सेल प्राइस आ जाए तब क्या करना है। तो इसमें है बट TNN एंड प्रॉफिट स्प्लिट में नहीं लगेगा, एज एक ही आर्म सेल प्राइस निकलता है, किसी से कंपैरिजन नहीं करता। हाँ, जैसे कि समझिए कप मेथड है, कप मेथड में किसी से कंपैरिजन करते हैं, तो वैसे समझ लीजिए उसका हम लोग अलग अलग आदमी से कंपैरिजन किए और अलग अलग एलपी आया। अब देखिए TNN जो था और प्रॉफिट स्प्लिट में नहीं होता क्योंकि कोई किसी से कंपैरिजन नहीं करते, इसमें एक ही इसको लेते हैं और बना देते हैं, तो इसलिए ये दोनों कुछ होते हैं। बाकी सब में कंपैरिजन करते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट में भी कंपैरिजन करते हो, इसके साथ ये 60% प्रॉफिट लिया था और फिर उसमें एडजस्टमेंट, तो इसलिए अगर मोर देन वन आर्म सेल प्राइस है तब क्या करना है। अगर व्हेन मोर देन 1 LP है बट 5 LP इज अप टू 5, 1 से लेकर 5 LP तक डिटरमाइंड हो, और एक है 6 या मोर देन 6। अब इसमें क्या करेंगे, अगर 6 से तो अल्थमेटिक मीन मतलब उसका एवरेज लेंगे ऑफ LPs, और वी कैन से एवरेज। अगर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस और एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस इज अप टू 3%, जो डिफरेंस आया वो 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस ही ले लेंगे एंड विल बी कंसिडर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस ही होगा, वही आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा अगर 3% तक है। और इसमें हम लोग अगर 6 से ज़्यादा है तो इसमें फॉलो रेंज, इसमें एवरेज नहीं करेंगे, इसमें रेंज कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसमें देखिए लिखा है कि अगर जो आपका एवरेज LP और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का डिफरेंस अगर 2-3% है तो वही ले लेंगे, देन LP विल बी एक्चुअल, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वही आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें है एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है 500, आर्म्स लेंथ प्राइस अलग अलग ट्रांजेक्शन में इतना इतना है, एक एवरेज निकाले इतना। अब डिफरेंस निकाले 517 और 500 का, तो आया 17.5, 3% ऑफ 80, इसका है 15। अब 15 तो ज़्यादा है, तो सिंस आर्म्स लेंथ एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस इज आउट ऑफ टॉलरेंस बैंड, इसको बोलते हैं 3% ऑफ टॉलरेंस बैंड लिमिट, देयरफॉर एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस विल बी कंसिडर्ड आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आर्म्स लेंथ बैंड क्या होगा, इसका एवरेज 517.1.5। इन केस द होलसेल ट्रांजेक्शन अगर 3% विल बी 1%, अगर एक ही परसेंट का मतलब होता अच्छा, अगर होलसेल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये जो टॉलरेंस बैंड है 3% का नहीं 1% का होगा बस। अब रेंज कॉन्सेप्ट कब लगेगा, व्हेन 6 और मोर देन 6 LPs आर डिटरमाइंड देन वी फॉलो रेंज कंसेप्ट। अब रेंज कंसेप्ट कैसा होता है, देखिए इसमें क्या करता है, जैसा कि बहुत सारा आपका LP दिया हुआ है, अब पहले तो इस LP को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, छोटा से बड़ा, अब छोटा से बड़ा किया, अब कितना है वो भी देंगे। अब देखिए छोटा से बड़ा कर दिया और 7 को है तो n = 7, पहले 35 परसेंटाइल निकालेंगे, मतलब 7 का 35, जो भी आपका n है उसका 35 परसेंटाइल निकालेंगे, तो आया यहाँ पे 2.45। अब अगर 2.1 भी हो या 2. जैसे इफ़ दिस इज नंबर इज़ नॉट होल नंबर, अगर कुछ भी पॉइंट आ जा रहा है 2.1 2.3, तो इसको देन द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट होल नंबर, मतलब अगर 2.1 भी आया था उसको 3 कर देंगे, 2.001 भी आ जाएगा तो 3 कर देंगे, या तो 2.45 है तो इसको 3 कर देंगे। फिर 65 परसेंटाइल निकालेंगे, 7 वही n का 65% है तो इसमें भी 4.55 आया तो इसको भी बढ़ा के 5 कर देंगे। अब देखिए 4, 3 और 5 आया है मेरा 35 और 65 परसेंटाइल से, तो अब देखिए 3 n का 3 और 5 ये एक रेंज बन गया, 151 to 162 एक रेंज बन गया। अगर मेरा इफ़ आवर ATP जो आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, तब हम लोग उसी, अगर वही रेंज के अंदर फॉल कर रहा है तो उसको हम लोग अपना आर्म्स लेंथ प्राइस मान लेंगे। अगर उस रेंज के अंदर फॉल नहीं कर रहा है तो फिर मीडियन निकालेंगे, मतलब 50% है, वही 7 का 50% कर दिए 3.5, वापस वही 3.5 है तो नेक्स्ट होल नंबर मतलब 4 पे आ गए। अब उसके बाद जो फोर्थ होगा मतलब 1 2 3 4, फोर्थ वाला जो वैल्यू होगा यही आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा। अब देखा अगर समझिए 35% या 65% या मीडियन जो यहाँ पे 50 निकाले थे, यहाँ होल नंबर पूरा आ जाए, मतलब पॉइंट कुछ ना हो, 3 2 ऐसे आ जाए तो क्या होता है। अगर समझ लीजिए कि 35% निकाले थे, उसका आया था ना 2.45, उसकी जगह पे 3 आ गया, तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड और उसके आगे वाला फोर्थ नंबर, थर्ड देखिए 151 है और फोर्थ है 158, ये दोनों का एवरेज निकाल लेंगे 154.5। 65% वहाँ आया था 4.55, उसको हम लोग बढ़ा के 5 कर दिए थे, पर समझ लीजिए अगर 5 ही आता तब 5 और 6 का
एवरेज निकालते 5 और उसके आगे वाला नंबर 6, उसके एवरेज निकालते और यहाँ पे आता 166। अब हम लोग का जो रेंज यहाँ पे 150 160 था, अब हम लोग का रेंज आ गया 155 166। अगर इस रेंज के अंदर फॉल करता है आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस तो वही आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो मीडियन निकालना है। अब मीडियन समझ 50% आया था आपका 3.5, पर समझ लीजिए अब मीडियन उसको हम लोग 4 कर दिए थे, पर अब समझ लीजिए मीडियन 4 ही आया, तो फिर फोर्थ वैल्यू जो था उसमें फोर्थ वैल्यू कर ले लिया था। अब अगर फोर्थ ही आया तो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू लेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे और वही आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। तो यहाँ पे डिटरमाइन करना है आर्म्स लेंथ प्राइस और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से, मतलब बहुत सारा कैलकुलेट हुआ है। अब देखिए 20 यहाँ पे 20 टाइप का यूज़ किया गया और अलग अलग ALP आया है इतना सारा। अब टोटल एंट्रीज हम लोग का 20 है, जो N जो मैं पहले बता रहा था N 20 है, इसका 35% आई 7 आ गया। सिंस 7 देखिए 7 आया तो होल नंबर आ गया। अब क्या बोला था 7 अगर होल हो तो 7 और 8 का एवरेज लेंगे, तो 7 8 का एवरेज लिया, 7 है 119 और 120, एवरेज 119.5। फिर 65% आइल निकाले 20 का, वो 13 आया, ये भी होल नंबर है, तो 13 और 14 का एवरेज लेंगे 132 और 135 का, यहाँ 132 135 का एवरेज लिया, इतना आया। तो ये आपका रेंज बन गया 119 से लेकर 135.3। अब समझ लीजिए इफ़ आवर एक्चुअल ट्रांजेक्शन अगर इसमें बीच में पड़े, अगर समझ लीजिए इसके बीच में नहीं पड़ रहा हम लोग का, तो कुछ और है हम लोग का एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, तो अब इसका 50% आइल निकालना है। तो 15% आइल निकाले 10 आया, उसका 10 यहाँ पे आ गया 10 125 125 127 का एवरेज 126 आया। इफ़ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस डज नॉट फॉल विद इन रेंज देन दिस वैल्यू विल बी कंसिडर एज आर्म्स लेंथ प्राइस। ये हो गया। अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 92 सेक्शन 92C का ही सब सेक्शन 3। अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो अब कुछ है नहीं, मतलब समझाने लायक है। तो देखते पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ALP बाई असेसिंग ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर ALP कैसे डिटरमाइन करेगा? इन द फॉलोइंग केसेस ALP विल बी डिटरमाइंड बाई असेसिंग, मतलब कौन सा केस इसमें असेसिंग ऑफिसर ALP डिटरमाइन करेगा। ऑफ बीइंग हियर्ड इज गिवन अप्रोप्रिएट। अच्छा ये फॉलोइंग केसेस में लिखा है, इन द फॉलोइंग केसेस ALP विल बी डिटरमाइंड बाई असेसिंग ऑफिसर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन। मतलब असेसिंग ऑफिसर भले ही ALP निकालेगा बट आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो पहला है SSC फेल्स टू कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर मोड अप्रोप्रिएट मेथड। अगर SSC मतलब गलत अलग मेथड से यूज़ कर रहा है, जो कि समझिए प्रॉफिट स्प्लिट लगाना था वो कब लगा दिया ऐसा कुछ, SSC फेल्स टू कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से अगर फेल करता है तब उसका असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। फिर डेटा यूज बाय कंप्यूटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस इज नॉट रिलायबल और करेक्ट। जो भी डेटा लिया गया था आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए वो करेक्ट नहीं है, फिर रिलायबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 92D मेंटेन करना रहता है। एक डॉक्यूमेंट एज पर 90 सेक्शन 2D फॉर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना रहता है, वो मेंटेन नहीं किया SSC। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो एक 92 सेक्शन D के तहत से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है, तो वो अगर SSC नहीं मेंटेन किया है और SSC फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट, अगर मेंटेन किया है पर सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया डॉक्यूमेंट्स में अंडर सेक्शन 92D, तब आपका असेसिंग ऑफिसर निकालेगा ALP। अब है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ALP डिटरमाइंड बाय AO। अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका कि जो असेसिंग ऑफिसर आपका ALP डिटरमाइन किया, तो इफ़ ALP इज कंप्यूटेड बाय AO अंडर सेक्शन 92(3) सबसेक्शन 3 92C सबसेक्शन 3, देन इफ इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इज इंक्रीज बाय AO देन इनकम ऑफ अदर एंटरप्राइज विल रिमेन अनचेंज और अफेक्टेड। समझ लिए बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है SSC विल नॉट बी एबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A एंड अंडर चैप्टर 6A और इंक्रीज इनकम। जो इंक्रीज इनकम हुआ उस पर आप डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर असेसिंग ऑफिसर आपका ALP निकालता है तो उस पर जो कुछ ये दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और 6A के अंदर जो डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए A लिमिटेड है, इसने ये इंडिया का इसने सेल किया USB लिमिटेड को, जो कि US है, दोनों सब्सिडरी कंपनी है, 20 लाख का सेल हुआ है। अब A लिमिटेड का इनकम हो गया, B लिमिटेड के लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक। अब ALP डिटरमाइंड किया गया असेसिंग ऑफिसर का, तो होना चाहिए था ये 25 लाख का। जो सेल हुआ है ये 20 लाख का खाली किया है, होना चाहिए था 25। अब देखिए सेल ये कम का किया क्योंकि ये तब इसका इनकम कम आएगा तो इसको टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो A लिमिटेड का 25 लाख हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 लाख प्लस 5 लाख और बढ़ाएगा। और B लिमिटेड का जो परचेस का कॉस्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 20 लाख का होगा। मतलब आप समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर असेसिंग ऑफिसर आपका ये निकाल रहा है ना, तो A लिमिटेड को तो 25 लाख अब बुक करना पड़ेगा टैक्स, कि भाई
हम अपना मतलब 25 लाख में ही बेचे हैं, बट बी लिमिटेड का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। वो BCI वाला पहला पॉइंट था कि इंटरप्राइज इंक्रीज बाई हो देन इनकम ऑफ अदर इंटरप्राइज विल रिमेन अनचेंज और अनअफेक्टेड। इसके लिए एक्सपेंस उतना ही रहेगा 20 लाख का ही, बस एक को पकड़ेंगे और एक का बढ़ा देंगे। देखिए नेक्स्ट फिर है एक एग्जांपल, समझ लिया एक RIL इंडिया लिमिटेड है, वो सेल किया 20 लाख का US को। अच्छी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड और रिलायंस US लिमिटेड ऐसे है। फिर देखिए ALP डिटरमाइन किया गया असेसिंग ऑफिसर से 25 लाख का, यहाँ 20 लाख का ये सेल दिखा रहा था, तो इनकम इंक्रीज होगा 5 लाख से। अब इस 5 लाख पे डिडक्शन 10A के तरफ जो SEZ को मिलता है, एक 10AA के तरफ से डिडक्शन वो भी नहीं मिलेगा। इवन तो ये SEZ में अगर हो सकता था, ये SEZ में था, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें अगर था समझ लीजिए, और तो इसको डिडक्शन मिलता 10AA के तरफ से, पर अब वो भी नहीं मिलेगा इस इंक्रीज इनकम पे। ऐसे इस इनकम पे मिलेगा 20 लाख पे, बट इंक्रीज इनकम पे नहीं मिलेगा, और डिडक्शन चैप्टर 6A के तरफ से भी उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 92BA, यह स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो जो 92D के बाद बता रहा था वैसा टाइप का चीज़ है, ये 92BA में आता है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए डोमेस्टिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग, देखिए प्रोविजन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग नॉट ओनली अप्लाइज ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन बट ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अच्छा ये वो 92D वाला नहीं है, अलग है। देखिए जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मैं बोल रहा था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगता है कि आप कहीं बाहर भेज रहे हो, पर कुछ केस में ना ये डोमेस्टिक कुछ स्पेशल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी लग सकता है आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का प्रोविजन। वेयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अगर एग्रीगेट वैल्यू फॉलोइंग ट्रांजेक्शन का 20 करोड़ से ऊपर हो जाता है देन दिस विल कंसिडर एज स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई एग्रीगेट वैल्यू कोई ट्रांजैक्शन का 20 करोड़ से ऊपर हो जा रहा है तो वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगा। कौन कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन? एनी ट्रांजैक्शन रिफर्ड अंडर सेक्शन 81IA सबसेक्शन 8 और 80IA सबसेक्शन 10। Any transaction referred under 80A, any transaction referred in any other section, chapter 6A or section 10AA, to which provision of section 80IA subsection 8 और 80IA subsection 10 are applicable। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी बता दे रहा हूँ। एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन अफेक्टेड अंदर, हाँ देखिए ये सब कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि इतना अगर जैसे जो आपको पता है, जैसे कि ये पॉइंट एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन रिफर्ड अंडर सेक्शन 155BAB, मतलब उतना भी ये सब है नहीं। एनी अदर ट्रांजैक्शन और मे बी प्रिस्क्राइब। तो देखिए 80IA जो पढ़ा रहा था ना, 80IA सबसेक्शन है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन बिटवीन यूनिट्स होता है। मतलब अगर समझ लीजिए रिलायंस हैदराबाद रिलायंस कोलकाता के अंदर कुछ हो रहा है तब तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रहा है यूनिट्स का, तो उसमें ये सब लगता है 80A और 80IA 8 ये सब का। तो यहाँ पे था कि ट्रांजैक्शन रिफर्ड अंदर 80IA मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन, फिर यहाँ 80A वो भी इंटरनल ट्रांजैक्शन। एनी ट्रांजैक्शन रिफर्ड इन एनी अदर सेक्शन अंदर चैप्टर 6 और सेक्शन 80A टू विच प्रोविजन ऑफ इतना नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये और ये प्रोविजन का तो यहाँ लग गया, तो इसलिए बाकी जो चैप्टर ए था जो डिडक्शन नहीं मिलता था वो सब, और सेक्शन 8AA के तहत अगर कोई लग रहा है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट है सेक्शन 92CA रेफरेंस टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर, इसको पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? इफ़ असेसिंग ऑफिसर कंसिडर इट नेसेसरी देन ही मे रिफर कंप्यूटेशन ऑफ, अब अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ज़रूरी है तो वो एक्चुअल ALP का जो प्राइस होगा एक्चुअल ये आर्म्स लेंथ प्राइस का टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर, वो एक स्पेशल ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा। अब ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर खुद से नहीं ले सकता, वो असेसिंग ऑफिसर अगर कंसिडर करता है तभी वो उसको रेफ़र करेगा विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का भी लगेगा आपको इजाज़त, और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का भी आपको लगेगा इजाज़त। फिर देखिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर इज एक्सपर्टाइज पर्सन इन कैलकुलेटिंग ALP, वो एक्सपर्ट होता है जो ALP कैलकुलेट करता है। भाई नाम ही में उसका ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर, वही ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करता है। फॉर कैलकुलेटिंग ALP TPO मतलब ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर विल गैदर मटेरियल एंड शैल रिक्वायर्ड एसएससी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब वो ऐसा तो नहीं हवा में कैलकुलेट कर देगा, तो इसलिए उसको डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा एसएससी से। तो वो बोलेगा भाई एसएससी डॉक्यूमेंट जो उसको चाहिए वो सब मांगेगा और एसएससी को वो सब देना पड़ेगा। इफ़ TPO, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इफ़ TPO कम अक्रॉस थ्रू एनी अदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देन ही मे कैलकुलेट ALP ऑफ सच ट्रांजेक्शन।
अगर समझ लीजिए वो कैलकुलेट कर रहा था एक ट्रांजैक्शन का और उसी बीच में जैसे से वो कोई और भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो लिखा है इफ टीपीओ कम अक्रॉस टू एनी अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग हिज प्रोसेस, मतलब एक कैलकुलेट कर रहा था पर उसके अंदर देखा अरे यहाँ पे और भी कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था, तो इसीलिए वो भी कैलकुलेट कर सकता है, उसका भी एएलपी कैलकुलेट कर सकता है। ऑर्डर ऑफ टीपीओ इज बाइंडिंग अपॉन एओ, ऑर्डर जो भी करेगा टीपीओ वो बाइंड करेगा एओ असेसिंग ऑफिसर, एंड असेसिंग ऑफिसर शैल कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एसएससी इन अकॉर्डिंग्स विद द एएलपी डिटरमाइंड बाय टीपीओ। अब देखिए असेसिंग ऑफिसर ही उसको रेफ़र किया था, अब असेसिंग ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता ना कि हाँ ठीक हम तुमको रेफ़र किए थे बट तुम्हारा हम एएलपी नहीं ले रहे हैं, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर दे दिया अब उसको ही कंसिडर करके इनकम निकालना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को एसएससी का। अब यहाँ पे 92 CD ये एक है सेफ हार्बर रूल। अब ये उतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है सीएम में बट स्टिल देखते हैं। तो रिड्यूस ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट, अब जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग का डिस्प्यूट है तो सीबीडीटी क्या करता है, कैन मेक सेफ हार्बर रूल, इसके लिए वो सेफ हार्बर रूल बनाया है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और इफ़ एसएससी डिक्लेयर्स मिनिमम वेज मार्जिन एज गिवन, मतलब याद है एक पीजीबीपी में करते थे हम लोग कि अगर आप इतना का टैक्स ना देना चाहो, इतना मेहनत ना करो, तो एक टैक्स परसेंट लगा देते कि भाई इतना परसेंट पे तुम टैक्स दे दो, तो वैसा टाइप का है। इफ़ एसएससी डिक्लेयर्स मिनिमम मार्जिन एज गिवन इन सेफ हार्बर रूल, जो भी सेफ हार्बर रूल के हिसाब से होता है, अब डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट परसेंटेज होता है, देन असेसिंग ऑफिसर शैल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय एसएससी। अब वो बोल क्या रखा कि भाई समझ लीजिए टेक्सटाइल बिजनेस करता है तो टेक्सटाइल का 10% मान के चलता है, तो 10% वाला ही रूल लगा रहा है, तो इंडस्ट्री वाइज प्रॉफिट मार्जिन सेट किया गया है, वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 92 CC और 92 CD सेक्शन का 92 CC एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब APA ये थोड़ा सा अब ह्यूज है, इसमें ये समझिए अच्छे से। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपको नाम से ही पता चलता है एक एग्रीमेंट है जो एडवांस में हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर। अब देखिए APA इज एन प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन एसएससी एंड CBDT फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। मतलब कि आपको तो लाइन समझ में आ गया कि एसएससी और CBDT में पहले से एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को लेके कि बार बार भाई कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये बार बार तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करो, बार बार कैलकुलेट करो, इससे बढ़िया भाई एक पहले से एक एग्रीमेंट बना के रख देंगे। तो मेथड ऑफ मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस इज फिक्स्ड, इसमें फिक्स रहता है कि भाई हम कब मेथड यूज़ करेंगे, अब भाई हम यही मेथड यूज़ करेंगे, इसी से इंस्पायर्ड होगा, यही होगा, सब कुछ फिक्स रहता है इस APA में, मतलब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, जिसको हम APA बोलेंगे। अब देखिए CBDT कैन एंटर इनटू APA विद एप्लीकेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब CBDT अपने मन से नहीं आ सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, उसके बाद ही वो उस एग्रीमेंट में जा पाता है। तो APA शैल बी अप्लाइड फॉर मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर आप APA एक बार ले लिए ना तो कंटिन्यूस 5 साल तक एप्लीकेबल रहेगा। इफ़ देयर इज APA देन सेक्शन 92C एंड 92C विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एसएससी। अगर APA है तो 92C और 92CA नहीं एप्लीकेबल होगा। अब 92C और CA क्या था, देखिए CA था तो रेफरेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, मतलब जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कैलकुलेट कर रहा है। अब इसमें कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से एडवांस में सब हम लोग का फिक्स है। अब 92C क्या था, 92C था वो कैलकुलेशन ऑफ ये आर्म सेट प्राइस जो भी रहता है, तो वो भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग का पहले से ही मतलब फिक्स है कि ऐसा क्या कैलकुलेट करना है। और लिखा है फिर इफ़ APA हैज़ बीन एंटर्ड बाय फ्रॉड और थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर थ्रू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू APA में एंटर हुए आप, देन CBDT में डिक्लेयर सर APA एज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि वॉइड अब इनिशियो मतलब होता है कि स्टार्टिंग से ही वो फिट गलत है। अगर समझ लीजिए 4-5 साल हो गया उस APA का, फिर CBDT को पता चला कि अरे भाई तो मतलब फ्रॉड में घुसा था, तो फ्रॉड अब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वो पूरा गलत मान दिया जाएगा। अब देखिए द APA शैल बी बाइंडिंग अपॉन, अब जो APA वो किसको किसको बाइंड करेगा, मतलब किसको किसको मानना पड़ेगा, तो एप्लीकेंट और एसएससी को तो ऑफकोर्स मानना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी मानना पड़ेगा अप टू द लेवल ऑफ CIT और PCIT, मतलब कमिश्नर ये प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स और कमिश्नर इंटर्न टैक्स वो था, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन फॉर विच APA वॉज मेड, मतलब जो भी टाइप का ट्रांजेक्शन के लिए वो बनाया था APA उसको भी मानना पड़ेगा। बाइंडिंग नेचर ऑफ APA विल एंड इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन लॉ और फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स में कुछ चेंज हुआ है, मतलब समझ लीजिए कुछ गलत फैक्ट बता दिया था एसएससी या फिर लॉ ही चेंज कर दिया गवर्नमेंट, तब आपका APA ख़त्म हो जाएगा। अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोल बैक प्रोविज़न ऑफ APA। अब APA तो आप समझ गए कि एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि भाई ऐसे करके हम लोग ये करेंगे कि जो बार बार का बोझ है जो कि बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है वो सब उतना माथा पेची ना हो,
तो अब देखिए रोल बैक प्रोविजन क्या कहता है, एसएससी हु मेक्स एप्लीकेशन फॉर एपीए कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर रोल बैक। अब वो रोल बैक के लिए अप्लाई कर सकता है। रोल बैक क्या करता है, फॉर मैक्सिमम 4 प्रीसीडिंग, मतलब आप पीछे से अब कर सकते हो। मतलब रोल बैक क्या होता है, रोल बैक हो गया तो वैसे आप मैक्सिमम 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर तक अपना एपीए और फिक्स कर सकते हो, फॉलोइंग एट द कंडीशन फॉर रोल बैक। अब मतलब समझ लीजिए हम 2024 में हैं अभी और 2000 हमको अभी एपीए ले रहे हैं। अब फ्यूचर का तो मतलब 5 साल तक रहेगा जो यहाँ पे था कि मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर, पर हम रोल बैक के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं ना तो पिछला जो 4 साल तक का जो भी हम ट्रांजेक्शन किए हैं उस पर भी एपीए ही फॉलो हो जाएगा और फिर ही कैलकुलेशन होकर हमको टैक्स निकलेगा। तो देखिए एसएससी हैज़ टू मेक एप्लीकेशन फॉर रोल बैक इन फॉर्म, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि पहले रोल बैक के लिए फॉर्म नंबर 3CEDA पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और 5 लाख का फीस भी देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन 3CEDA याद रखिएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट हैज़ टू मेड बाय एसएससी फॉर ऑल प्रीवियस ईयर, मतलब 3, 2 या 1 नहीं ले सकते, पूरा सीबीडीटी को अलग। मतलब देखिए जो अगर आप रोल बैक ले रहे हो ना तो आपको ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस 4 ईयर तक मिलेगा। आपने से बोल सकते नहीं हम रोल बैक लेंगे बट प्रीवियस पिछले 1 ही साल या 2 ही साल तक हम रोल बैक करेंगे, नहीं, वो पूरा 4 साल तक ही कर सकता है। अगर सीबीडीटी चाहे तब वो वैसे कर सकता है, बट वो 4 साल तक ही आपको लेना पड़ेगा प्रीवियस, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड बी सेम एज मेंशन इन एपीए, मतलब जो भी एपीए में आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी एपीए आप बनाए हो जिस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शो लेके, तो रोल बैक भी उसी पे मिलता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रोल बैक ईयर वॉज फर्निश्ड बाय एसएससी ऑन और बिफोर ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर। अब जो भी रिटर्न है, मतलब जो भी प्रीवियस 4 साल का था, तो आप उसका रिटर्न टाइमली भर दियो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरे हो तभी आपको रोल बैक मिलेगा। देखिए रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा रोल बैक, सीधा बात है। प्रीवियस 4 साल से आप कंटिन्यूस सही टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहे थे तो इसलिए आप प्रीवियस 4 का ले पाओगे। द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज़ बीन फर्निश इन अकॉर्डिंग टू 90, जो भी रिपोर्ट आपका हो रहा है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का वो फर्निश होगा एज इन अकॉर्डेंस टू 92E। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन, कब रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन, तो अब क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ ALP ऑफ द सेट ट्रांजेक्शन फॉर द सेट ईयर हैज़ बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील बिफोर द इनकम टैक्स। अब जो डिटरमाइन कर रहे हो आप डिटर्मिनेशन ऑफ ALP ऑफ द सेट ट्रांजेक्शन, जो भी सेट ट्रांजेक्शन का आप ALP निकाल रहे हो फॉर द सेट ईयर, जिस ईयर के लिए, हैज़ बीन सब्जेक्टेड मैटर टू एन अपील बिफोर द इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल एंड द ICT हैज़ पास एन ऑर्डर डिस्पोजिंग सच अपील एट एनी टाइम बिफोर साइनिंग ऑफ। मतलब समझ लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन पे आप काइंड ऑफ केस चल रहा है इनकम टैक्स अपील एंड ट्रिब्यूनल पे के साथ, एंड द IT मतलब ट्रिब्यूनल क्या है, हैज़ पास एन ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ सच अपील एट एनी टाइम बिफोर साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेट। या फिर जो ट्रिब्यूनल पे देखिए यहाँ पे लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल पे केस पेंडिंग है तब तक ले सकते हैं, जैसे ऑर्डर पास कर दिया फिर नहीं ले सकते। अब इसका यही है, समझ लीजिए कि आप कोई केस है, आप अपना ATP पे समझ लीजिए कुछ केस किया हुआ है, मतलब आपका ट्रांजेक्शन प्राइस पे अब केस चल रहा है वो, अब आप जब तक केस चल रहा है तब तक आप ले लो कि भाई अभी तक ऑर्डर दिया नहीं था ट्रिब्यूनल तो हम पहले ही अपना फिक्स करवा दिए, एग्रीमेंट करा दिया। अगर ट्रिब्यूनल एग्रीमेंट में ऑर्डर दे देता है कि भाई नहीं तुम्हारा यहाँ पे गलती निकाले थे, तुमको इस मेथड से निकालना चाहिए, अब तुम उसके विरुद्ध में, मतलब समझ लीजिए वो बोल दिया कि आपको कप मेथड यूज़ करना चाहिए था, ट्रिब्यूनल बोल दिया, और आप एग्रीमेंट बनाना चाह रहे हो आप दूसरा मेथड का, मतलब वो क्या नाम है, प्रॉफिट स्प्लिट, या फिर प्रॉफिट स्प्लिट का तो नहीं, दूसरा जो था प्रॉफिट शेयरिंग या कुछ था, वो मेथड यूज़ करना है, तो अब नहीं, तब तो आप चेंज कैसे कर सकते हो। कोर्ट जब आपको ऑर्डर दे दिया तो उसका फिर ऑर्डर का वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए अगर जब तक केस पेंडिंग है तब तक आप कर सकते हो। जैसे वो ऑर्डर दे दिया उसके बाद आप नहीं कर सकते उसका रोल बैक में, क्यों होगा, क्योंकि रोल बैक मतलब क्या होगा, पीछे का केस चल रहा है, पीछे का ये चल रहा है तो पीछे वाला ही केस चल रहा है जो वही होता है। इफ़ ड्यू टू रोल बैक इनकम ऑफ एसएससी इज गेटिंग रिड्यूस बिलो हिज रिटर्न इनकम टैक्स, रोल बैक विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रोल बैक के कारण उसका इनकम ऑफ एसएससी रिड्यूस हो जा रहा है बिलो हिज रिटर्न इनकम, मतलब जो भी इनकम रिटर्न वो फाइल किया था उससे भी रिड्यूस हो जा रहा है रोल बैक के कारण, तब रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, वो थोड़ी आपको देने वाला है, घंटा आपको ये देने वाला है, क्या नाम है, ये क्रेडिट दे रहा है, ये वो दे रहा है। जैसे कि देखिए
अब रिटर्न ऑफ इनकम 50 करोड़ किए थे, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर 60 करोड़ निकाला और रोल बैक में आपका आया 55 करोड़ तक। असेसिंग ऑफिसर निकाला था 60, बट अब रोल बैक करवाए 55 करोड़ का, तो भाई आपको मिल जाएगा। देखिए रिटर्न तो अब 50 करोड़ का ही भरवाए थे, असेसिंग 10 करोड़ ही भराया था, बट रोल बैक के कारण आपको 5 ही करोड़ बढ़ा, तब देंगे। अब 50 करोड़ आप भरवाए थे, असेसिंग 60 निकाला, बट रोल बैक आपका 45 आ जा रहा है, कम हो रहा है, तो नहीं भाई तुम 60 पे जो टैक्स दिया था वही टैक्स देने वाले हो तुम, तो आपको रिफंड नहीं करेगा कोई टैक्स। फिर समझ लिया 50 बढ़ाया था, असेसिंग कुछ निकाला ही नहीं था, रोल बैक 45 आ रहा है, फिर भी नहीं, तुम्हारा 450 माना जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका 60 माना जाएगा, फिर असेसिंग जो निकाला था वही माना जाएगा। अब देखिए रोल बैक प्रोविजन इन केस ऑफ मर्जर या डी मर्जर। हेलो अब देखिए नेक्स्ट है रोल बैक इन केस ऑफ मर्जर या डी मर्जर। तो यहाँ है कि ओनली दैट कंपनी विल एबल टू मेक एप्लीकेशन फॉर रोल बैक विच एग्जिस्टेड इन रोल बैक। मतलब रोल बैक अगर कोई मर्जर या डी मर्जर हो रहा है तो जो भी कंपनी मर्जर या डी मर्जर के पहले एग्जिस्ट कर रहा था वही खाली एप्लीकेबल है रोल बैक का एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि समझिए 3 कंपनी थे XYZ, तीनों मिल के एक XYZ लिमिटेड बन के जो कि नया कंपनी है, ना अब X रहा, ना Y रहा, ना Z रहा, तीनों कंपनी खत्म हो गया, XYZ एक नया कंपनी बन गया, तो रोल बैक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई XYZ तो नया कंपनी, ना X रहा, ना Y रहा, ना Z रहा। और समझ लीजिए XYZ 3 कंपनी, तीनों को मिल के अब X लिमिटेड बन गया, वही X वाली। अब देखिए सिंस X रोल मर्जर या टी मर्जर से पहले एग्जिस्ट कर रहा था, देखिए सिंस X इज़ नॉट अ न्यू कंपनी, अब इन लोग दोनों तो मर्ज हो गया इसमें, इट एग्जिस्टेड इन रोल बैक हियर, देयरफॉर इट विल बी एंटाइटल फॉर रोल बैक। अब समझ लीजिए टाटा है वो डीमर्ज हो गया 2 कंपनी, एक टाटा बन गया, एक बाटा बन गया। तो जो भी आपका टाटा तो पहले एग्जिस्ट कर रहा था मर्जर या डीमर्जर से, तो टाटा एलिजिबल होगा रोल बैक से। बाटा नया कंपनी बना, रिजल्टिंग कंपनी जिसको कहते हैं, तो बाटा को नहीं मिलेगा। जैसे डीमर्ज होता है तो एक डीमर्ज कंपनी होता है और एक रिजल्टिंग कंपनी बनता है, रिजल्टिंग कंपनी जो नया कंपनी बनता है, तो रिजल्टिंग जो नया कंपनी है वो उसको रोल बैक एलिजिबल नहीं होगा वो। अब नेक्स्ट है 92 CD इफेक्ट्स ऑफ APA। आफ्टर एंटरिंग APA में क्या क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे वेयर प्रायर टू द डेट ऑफ एंटरिंग APA/रोल बैक, APA बोलिए फिर अगर आप रोल बैक में एंटर कर रहे हो तब भी उसका दोनों पे है ये। रिटर्न हैज़ ऑलरेडी बिन फाइल्ड, मतलब आप जो भी एंटर कर रहे हो रोल बैक या APA में ले रहे हो रोल बैक पे, तो रिटर्न आपका पहले से फाइल हो गया। आपको पता है रोल बैक का नियम भी था कि आपको प्रीवियस 4 ईयर का रिटर्न आपका फाइल होना चाहिए, तभी आप रोल बैक मिलेगा। देन SSC हैज़ टू फाइल मॉडिफाइड रिटर्न विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ सच मंथ इन विच APA हैज़ बीन एंटर्ड। अब समझ लीजिए कि आपका APA एंटर किए थे रोल बैक का और थोड़ा इनकम चेंज हो गया, मतलब वो 50 याद है 50 करोड़ बता रहा था, 55 करोड़ दिखा रहा है, मतलब उस असेसिंग आपका 60 करोड़ बना दिया था तो 55 दिखा रहा है। अब आपको मॉडिफाइड इनकम रिटर्न जो है ना वो 3 महीना के अंदर भरना पड़ेगा। जैसे APA में आप एंटर किए उससे 3 महीने के अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 15 सितंबर 2020 में आप एंटर किए APA में, अब मंथ एंड मानेंगे तो मंथ एंड क्या हो गया 30 सितंबर, मंथ एंड से 3 महीना, तो फिर उससे 3 महीना बढ़ाइए 31 दिसंबर तक मॉडिफाइड रिटर्न बना दो। मतलब जब आप एंटर किए उसका मंथ एंड में जाइए, फिर वहाँ से 3 महीना गिनिए और फिर आपका वहाँ तक आपको मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट करना है, एंटर करना है अपना मॉडिफाइड रिटर्न इनकम टैक्स का। नेक्स्ट है इफ़ एसएससी ऑफ एनी पर्सन इज पेंडिंग, अगर असेसमेंट आपका कोई भी ईयर का पेंडिंग हो रहा है, असेसिंग ऑफिसर टू विच APA रोल बैक अप्लाइज, मतलब जिसमें भी APA रोल बैक अप्लाई हो रहा है और उसका असेसमेंट अभी भी बाकी है असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी असेसमेंट बाकी है असेसिंग ऑफिसर को करना, ऐसा कोई पीरियड में जिसमें रोल बैक एप्लीकेबल हो रहा है या फिर APA एप्लीकेबल हो रहा है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट करेगा ऑफ सच SSC एज़ पर APA। अब जो पेंडिंग था तो अब वो असेसमेंट जो करेगा वो एज़ पर APA करेगा, और AO विल ऑल्सो गेट 1 एक्स्ट्रा ईयर, उसको 1 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा इसका असेसमेंट को कंप्लीट करने का। जैसे कि समझ लीजिए आप रोल बैक कुछ किए थे और आपका 2021-22 का भी आपका मिल रहा है, और 2021-22 का ना असेसमेंट अभी भी पेंडिंग है, AO अभी तक किया नहीं था। 2022-23 में जब आप एंटर कर दिए APA एंड रोल बैक, नाउ AO हैज़ टू डू 21-22 का जो असेसमेंट ईयर है वो उसको करना पड़ेगा एज पर APA एज पर द रोल बैक, एंड ही विल गेट 1 एक्स्ट्रा ईयर टू डू दिस असेसमेंट, एक एक्स्ट्रा इसको साल मिलेगा इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वेयर असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच APA/रोल बैक अप्लाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब कोई असेसमेंट है प्रीवियस ईयर का जिसमें जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, समझ लीजिए यहाँ पे 2000 पेंडिंग था
पर यहाँ पे पेंडिंग नहीं होगा, असेसमेंट का पहले कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, देन एओ, मतलब मॉडिफाइड रिटर्न कंप्लीट होने से पहले, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले ही उसका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, देन एओ शैल पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर विद इन 1 ईयर। अब जो आपका असेसमेंट हुआ था वो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल से भी बताएंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ FY इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वॉज फाइल। समझ लीजिए आप APA में एंटर हुए 1/2/2023 को, अब मॉडिफाइड रिटर्न आप इसका कब भरोगे? मंथ एंड के 3 महीना बाद, तो रुके पड़ रहा 31 में 2023 तक आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना है। बट AO जो है ना पहले ही असेसमेंट कर दिया है इसका, तो अब देन AO नीड्स टू मॉडिफाइड इनकम। अब AO को तो इनकम मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर APA। तो एंड जो कि आपका मॉडिफाइड रिटर्न एंड कब हो रहा है 31 में, सॉरी एंड ऑफ द मॉडिफाइड रिटर्न, मतलब जो भी आपका एंड ईयर हो रहा है 31 2024 में ईयर एंड होगा, प्लस 1 साल उसको और मिलेगा। तो देखिए मॉडिफाइड रिटर्न 31 मई को हो रहा था, बताता हूँ 31 मई 2023 को हो रहा था, मतलब 2023-24 का बीच में आप मॉडिफाइड रिटर्न भरोगे। तो 2023-24 का एंड जो होता है 31/3/2024 प्लस 1 साल और, तो इतना तक मॉडिफाइड करना पड़ेगा असेसमेंट ऑफिसर को इनकम को, तब क्या होगा ये असेसमेंट ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अब है सेकेंड एडजस्टमेंट, एक नया टॉपिक। अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए समझ लीजिए कि टाटा इंडिया कुछ गुड्स बेचा था टाटा यूएसएस को 10 करोड़ का, जिसका APA जब आया वो 20 करोड़ दिखा रहा है। मतलब 10 करोड़ तो प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा, 10 करोड़ तो आपका टाटा इंडिया का बढ़ा देगा, ये क्या बोलते हैं 10 करोड़ बढ़ा देगा टाटा इंडिया का इनकम टैक्स ऑफिसर लोग। तो दिस 10 करोड़ शुड बी रिपोर्टेड इनटू इंडिया। मतलब जो आप 10 करोड़ का, एक तो आप ठीक है आपका 10 करोड़ से हम बढ़ा दिए, प्राइमरी एडजस्टमेंट आया, और जो आप 10 करोड़ का जो सेल किए थे ना वो भी रिपोर्टेड इनटू इंडिया होना चाहिए विद इन 90 डेज। इफ़ नॉट रिपोर्टेड, अगर वो वापस नहीं आता इंडिया में, देन इट विल एज्यूम टाटा हैज़ गिवन 10 लोन ऑफ 10 करोड़। मतलब अगर आपका तो पहले तो 10 करोड़ से बढ़ गया, APA होना चाहिए था 20 करोड़ का, आपने 10 करोड़ में ही सेल हुआ था, तो आपका 10 करोड़ से तो इनकम हम सेल कर ही दिए। पर मान लिया जाएगा कि फिर उसको बोला जाएगा टाटा इंडिया को कि भाई तुम ये पैसा वापस इंडिया में लाओ। अगर आप नहीं लाते हो तो मान लिया जाएगा कि आप 10 करोड़ का तो गुड सेल किए थे और 10 करोड़ का लोन दे दिए थे। टाटा इंडिया हैज़ गिवन लोन ऑफ 10 करोड़ टू टाटा USA एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी एक्रूड। और फिर इंटरेस्ट इनकम आपका माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि आप लोन दिए थे तो उसका कुछ इंटरेस्ट निकाला जाएगा और वो आपका इनकम में ऐड हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आपका इनकम बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए केसेस वेन सेकेंड एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड, कब सेकेंड एडजस्टमेंट को करना पड़ता है, तो वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग हैज़ बीन मेड। पहले तो जब प्राइमरी एडजस्टमेंट लगा हो तब आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट लगाओ। फिर है मेड बाय असेसिंग ऑफिसर अपीलेंट अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय SSC। अगर अपीलेंट अथॉरिटी या फिर AO बनाता है आपका और SSC एक्सेप्ट भी कर लेता है तब आपका होगा, या डिटरमाइंड बाय APA जो कि एग्रीमेंट था उसमें था कि भाई प्राइमरी भी लगेगा इतना सेकेंडरी भी लगेगा, तब आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है। और मेड ड्यू टू सेफ हार्बर रूल, अगर सेफ हार्बर रूल के कारण आपको सेकेंडरी देना पड़ रहा है तब भी लगेगा। अब एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे और अच्छा से समझाना है। एडजस्टमेंट 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए यहाँ एडजस्टमेंट होगा 2 तरीके का, एक होगा प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब देखिए इंक्रीज इन इनकम ऑफ SSC ड्यू टू LP एडजस्टमेंट, वो तो प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी क्या हो गया कि ट्रीटिंग सच एक्सेस इनकम एज डीम्ड लोन, जो भी एक्सेस इनकम आया, जैसे कि वो मैंने पहले बताया था 20 लाख का होना चाहिए था, 10 लाख दिया था तो 10 लाख को इनकम मान लेंगे। डीम्ड लोन गिवन टू एसोसिएट एंड कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन इनकम ऑन दैट, इंटरेस्ट ऑन इनकम बेस का कैलकुलेशन होगा। देयर आर मेनी वेज ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट लाइक डिविडेंड, मतलब डिविडेंड मान सकते हैं या फिर इक्विटी या लोन दिया, बट इंडिया फॉलोज लोन एंड एडवांस अप्रोच। एक्सेस मनी रिपैट्रिएशन। अब देखिए एक्सेस मनी अवेलेबल विद एसोसिएट एंटरप्राइज शुड बी रिपैट्रिएटेड, मतलब वापस लाया जाएगा टू इंडिया विद इन 90 डेज फ्रॉम। अब कब से 90 डेज गिनेंगे हम लोग। द डेट ऑफ ऑर्डर इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट वॉज डन बाई असेसिंग ऑफिसर और अपीलेंट अथॉरिटी, जब भी असेसिंग ऑफिसर या अपीलेंट अथॉरिटी ऑर्डर दे रहा है उस डेट ऑफ ऑर्डर से 90 डेज के बीच अंदर वो पैसा वापस आना चाहिए। और अगर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न
इफ़ इनकम इन एनी अदर केस, अगर कोई और केस हो तो ड्यू डेट, अब याद है आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो उसका उन लोग का ड्यू डेट 30 नवंबर हो जाता है, तो 30 नवंबर से 90 डेज गिनेंगे इन एनी अदर केस। और अगर वो एसेसिंग ऑफिसर या एप्लीकेंट ऑर्डर निकाल रहा है तो उसका ऑर्डर गिवन होने के से 90 डेज। अब लिखा है इफ एक्सेस मनी वॉज नॉट रिपैट्रिएट इन इंडिया विद इन 90 डेज देन सच एक्सेस मनी शैल बी ट्रीटेड एज लोन गिवन टू एसोसिएट एंटरप्राइज एंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन सच एक्सेस मनी। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी हमको डेट का चाहिए, कब से कब क्या, तो द डेट ऑफ ऑर्डर इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट वॉज डन बाई, वही डेट ऑफ ऑर्डर ही मानेंगे इसका भी, प्राइमरी अगर ये हो रहा है कब से, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब से होगा। और द डेट ड्यू टू ROI अंडर सेक्शन 1 इन एनी अदर केस, जो ड्यू डेट आ रहा है आपका ROI का तो कहते हैं कि इसमें एग्जाम्पल में देखा इंटरेस्ट जो होगा वो एक्सेस मनी इंटू ROI इंटू टाइम पीरियड, मतलब ROI क्या बताऊँ, रिटर्न जब आपका ऊपर, जैसे कि ऑर्डर डेट समझिए यहाँ पे ऑर्डर दिया था, ये मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट का ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर डेट आया 1/12/2022 में, एसएससी फेल टू रिपेड विद इन 90 डेज, 90 डेज में वो फेल करेगा रिपेड। 90 डेज देखिए 31 और 28 फरवरी का, तो हो गया आपका 90 डेज। अब इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 2022 से इसका जो इंटरेस्ट होगा वो ये यहाँ से मतलब 1 दिसंबर से लेकर 31/3 तक कैलकुलेट होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डेज हो रहा था, देखिए ये तीनों को मिला दिए 90 डेज, यहाँ तक 90 डेज हो रहा है। इस साल का देखिए इस साल काउंट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर का अगले साल होगा। अगर समझ लीजिए ये बढ़ा जाता, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रहता, 31 से ऊपर आ जाता 90 डेज, ऐसा 90 डेज साल का होता, इसमें अप्रैल या मई पहुँच जाता, तो जो प्रीवियस ईयर का जो भी टैक्स होता है वो इस साल पे करता हो, तो प्रीवियस ईयर तक का आपका एक इंटरेस्ट निकालते हो उसको अभी पे करते हो, और फिर नेक्स्ट ईयर जो इस साल बाकी जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो नेक्स्ट ईयर का रिटर्न में भरते। फिर देखिए इफ एक्सेस मनी इज नॉट रिपेड इन टू इंडिया विद इन अबव टाइम लिमिट देन सच इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन सच इनकम एज फॉलोज। अगर नॉट रिपेड इन इंडिया विद इन अबव टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट के अंदर नहीं मिलता है वो पैसा, तो फिर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए व्हेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडिया एसएससी, मतलब व्हेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, अगर इंडियन करेंसी में वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है तब, और फॉरेन करेंसी में हुआ है तब। अगर इंडियन करेंसी में हुआ है तो एट 1 ईयर मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट एट SBI एज पर, मतलब SBI एज पर 1 अप्रैल, मतलब समझ लीजिए SBI इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे, उसमें आप इंटरेस्ट का डेट का आपने पता कर लिया कब से कब की इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। तो इसमें नॉर्मल अगर इंटरेस्ट जो भी मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है वो इंडियन डिनोमिनेटेड में हुआ है, तो एक 1 ईयर का मार्जिन रेट होता है जो SBI देता है, तो वो SBI का जो भी रेट होगा वो प्लस 3.25% लगा देंगे। और अगर कोई जो फॉरेन करेंसी में है तो 6 मंथ का एट 6 मंथ लिबोर रेट मतलब आपने पढ़ा होगा एसएससी में भी, लंडन इंटरबैंक एक्सचेंज, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट एज ऑन 30 सितंबर रेलिवेंट, मतलब जो भी आपका पिछला 6 महीना का लिबोर रेट आया है उसमें फिर 3%, इसमें ऐड होता है 3%, इसमें ऐड होगा 3.2%। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब नहीं लगेगा, इतना देर से हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट का ही पढ़ रहे हैं, अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट ही कब नहीं लगेगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो पहला है कि आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जा रहा है, प्राइमरी आप इनकम इंक्रीज़ कर रहे हो, वो 1 करोड़ से कम अप टू 1 करोड़ है। अगर अप टू 1 करोड़ है तब ठीक है, प्राइमरी तक 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपके सेकेंडरी पे होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 92 CE2A, यह है ऑप्शन टू पे एडिशनल इनकम टैक्स इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी। अब आप सोच रहे हो कि भाई सेकेंडरी नहीं पे करते, इससे बड़े हम एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दे रहे हैं, इसका भी एक ऑप्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कि इसमें कह रहा है कि इफ़ एक्सेस मनी है इज़ नॉट, मतलब वापस नहीं आता है, तो फिर आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जगह पे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या था कि पैसा वापस आना पड़ता है तो सेकेंडरी लगेगा, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में आप एक्स्ट्रा इनकम टैक्स भेज सकते हो, कितना, तो वो होता है 20.9664। अभी ये कहाँ से आया, तो ठीक है टैक्स 18% लगा देंगे, उसके ऊपर सेस 12% और उसके ऊपर सेस 4%, और सच एक्सेस मनी पे ही लगता है ये टैक्स, एडिशनल जो टैक्स मिलेगा वो आपका एक्सेस मनी पे ही लगेगा। फिर यहाँ पे इफ़ एसएससी पेज एडिशनल इनकम टैक्स देन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, मतलब फिर उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा,
और ये डिडक्शन ऑफ दिस टैक्स पेड विल नॉट बी गिवन अंडर, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो आप एक टैक्स दे रहे हो इसमें आपको कोई डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन ऑफ दिस टैक्स पेड विल नॉट बी गिवन अंडर एनी सच सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट है इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट 92D का डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन, मतलब ये आपको बस सेक्शन याद होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स के लिए टू बी मेंटेन तो सेक्शन 92D होना चाहिए। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है एवरी एसएससी एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी। ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट का ना मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए। टीपी स्टडी, जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट है, टीपी स्टडी रिपोर्ट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। जो भी आपका असेसमेंट ईयर था, मतलब जिस ट्रांजैक्शन को लेकर आपका असेसमेंट ईयर था, फिर उससे आपको 8 साल तक उसका डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, मतलब टीपी स्टडी रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है। तो टीपी स्टडी रिपोर्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज अप टू 1 करोड़। अगर वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपका अप टू 1 करोड़ है तो आपको ये टीपी स्टडी रिपोर्ट नहीं मेंटेन करने का जरूरत है। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई असेसिंग ऑफिसर या टीपी ट्रांसफाइजिंग ऑफिसर या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेंट during any proceeding, then such documents should be furnished within 30 days. However, additional 30 days time can also be given. अगर कोई आपसे ऑथोरिटी मांग रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स दो, तो आपको 30 डेज देना पड़ेगा, और मतलब और फिर 30 दिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो एडिशनल अगर आपको अलाउ करे। अब देखिए 92(3) इसका भी आपको सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये है 92E रिपोर्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट भी रिपोर्ट बनाता है, उसको कहलाता है 92E में। देखिए एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, मैं बताता एक और एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का नियम लग जाता है। इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिपोर्ट ऑफ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंट से। इनफॉर्म नंबर 3 CEB है, वापस फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऑडिट मतलब अकाउंट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है 3 CET से 31 अक्टूबर तक, इन 1 month प्रायर टू मतलब आपका देखिए 30 नवंबर तक आपको बुक करना था, वो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने पे आपका रिटर्न ऑफ इनकम का डेट वहाँ हो जाता है, तो उससे 1 महीना पहले मतलब 31 अक्टूबर तक आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करना, जो कि एक CA बनाएगा और इन फॉर्म नंबर 3 CEB में बनेगा, रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट बोलते हैं उसको। अब पेनल्टीज़ में भी सेक्शन इंपॉर्टेंट और MCQ में भी आ सकता है। पेनल्टीज़ देखते क्या है, तो अगर सेक्शन 271BA की तरफ से क्या है, अगर आप ये रिपोर्ट जो था 92 का अगर ये आप नहीं करते हो तो आपको 1 लाख का पेनल्टी लग जाएगा। सेक्शन 270 है फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एट ALP, अगर आप ALP पे जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना रहता है आप वो नहीं किए तो 200% ऑफ टैक्स। अब उस समय तो आप गलती कर दिए, जैसे कि पहले हम लोग बता रहे थे कि ALP मतलब आप ट्रांजैक्शन इतना किए फिर ALP निकल गया। अब आप ALP निकलवा रहे हो, इतना मेहनत करवा रहे हो गवर्नमेंट से, तो आपसे कुछ तो फ़ाइन भी लेगा, तो वही फाइन 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, जो भी आप अंडर रिपोर्टेड इनकम की उसके ऊपर 200% टैक्स लगेगा। और 271A एंड 271G ये क्या है, फेल्स टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, ये जो कीप और डॉक्यूमेंट 92 सेक्शन D के तरफ से था वो उसमें आप वो नहीं किया। फेल्स टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो कि पहले वाला था वो नहीं किया। फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको डॉक्यूमेंट बोला गया देने के लिए एज ऑफिसर बोला था आपने वो नहीं दिया। मेंटेन और फर्निश इनकरेक्ट इन्फो, आपने इन्फॉर्मेशन सब मेंटेन तो किया पर इनकरेक्ट किया, तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब ये तो आपको लगेगा, समझ लीजिए फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये तो लगेगा ही, फिर आपके ऊपर ये भी लग जाएगा 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब नोट, इफ एसएससी मेंटेन डॉक्यूमेंट्स इन द 92D डिक्लेयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड, मतलब वो डॉक्यूमेंट मेंटेन भी कर रहा है, डिक्लेयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर रहा है, डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स, देन नो पेनल्टी विल बी चार्ज अंडर 270। तो 270 के अंदर था फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एट ALP, तब नहीं लगेगा क्योंकि आप भाई आपको डॉक्यूमेंट में थे और आपके हिसाब से ALP इतना होना चाहिए था, आप अपना पूरा प्रूफ दे दी कि भाई मेरे हिसाब से ALP इतना होना चाहिए। अब आप लोग अलग निकाल कर तो हम क्या करें, मेरे हिसाब से तो इतना ही था, देखिए मेरा पूरा फैक्ट्स है, तब आपके ऊपर 200 वाला नहीं लगेगा। अब देखिए सेक्शन 94A ये है ट्रांजैक्शन विद पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया NJA। अब NJA के बारे में पढ़ते क्या है, इन सम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड और साइप्रस में क्या होता है, इट इज़ ईजी टू क्लिप बैक मनी,
मतलब वहाँ पे ब्लैक मनी रखना बहुत आसान है। स्विस बैंक आप कुछ भी होगा, स्विस मनी ब्लैक मनी नहीं रखता है, एज दे डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वो लोग इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर नहीं करता, तो ये ट्रांसपेरेंसी का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। एज पर सेक्शन 92A की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे डिक्लेयर, कोई भी कंट्री या टेरिटरी को NG मतलब नॉन नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। अपने आप समझ में आ गया कि नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया क्या होता है। तो देखिए जहाँ पे हम लोग ने ये NJA जो था नॉन जुरिडिक्शनल एरिया, यहाँ पे इसका प्रोविजन से आता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप NJ से करेंगे तो उसको हम लोग डीम्ड कर लेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो मान लेंगे कि वेदर सच और एसोसिएट पर्सन के साथ हो या ना हो, हम लोग मान ही लेंगे कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विद अ पर्सन जो NJ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एनी टाइप ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन लोकेटेड इन NJ विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम इफ़ रिसीव डजेंट एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी टाइप का अगर आपको मिल रहा है पैसा, पेमेंट रिसीव हो रहा है, भले ही वो इनकम ना हो आपका, भले ही आपने कुछ किसी को कुछ दिया हुआ है उसका पेमेंट है, या आपको कुछ आपने किसी को ज़्यादा पेमेंट कर दिया होगा तो आपका रिफ़ंड कर रहा है वो है, बट अगर आप सोर्स नहीं बताओगे कि क्या सोर्स है इनकम का, तो वो मान लिया जाएगा कि वो आपका इनकम है, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ TDS फॉर द पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन लोकेटेड इन NJ। अगर आप किसी पेमेंट कर रहे हो कोई आदमी को जो NJ में लोकेटेड है, तो उसका जो रेट ऑफ TDS विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। या जो एक्चुअल रेट लगता है TDS से, या तो 30%, जो भी हायर हो वो आपका लग जाएगा TDS का रेट। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करोगे, आप पैसा मिल रहा है जा रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत टैक्स देना पड़ जाएगा आपको। कोई भी आप TDS भी कटेगा तो 30% या फिर एक्चुअल दोनों में से हायर जो होगा वो मिलता है। अब है 94B का लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। ये पहले है कि एप्लीकेबल किस किस को है, तो इंडियन कंपनी को एप्लीकेबल है। फॉरेन कंपनी जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो PE है वो इंडिया में है, वो इनकर्स इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और एनी डेप्ट टेकन फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। जो इनकर कर रहा है कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, अगर उसको कुछ इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, और एनी अदर डेप्ट टेकन फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। यह इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, अदर फाइनेंशियल चार्जेस सच एज कमीशन, फीस, ब्रोकरेज रिलेटेड टू एनी डेट। तो जो एक्सेस इंटरेस्ट विल बी डिसअलाउड, मतलब एक्सेस इंटरेस्ट पहले तो डिसअलाउड होगा। अब इंटरेस्ट कितना होना चाहिए जो अलाउ हो, वह EBIT का मतलब इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी होता है वो 30% ओनली अलाउ होगा। जो उसी 30% ही तक अलाउ होता है, जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो 30% अगर हो EBITA का। हाँ देखिए, हाँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन उसका 30% है, उतना ही तक अलाउ करेगा। उससे ज़्यादा एक्सेस हो गया तो डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है 100 करोड़, 1000 करोड़। इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो ये यही को एसोसिएट 400 करोड़ का, और टोटल इंटरेस्ट आपका 600 करोड़। 30% ऑफ 1000 करोड़ हो गया 300 करोड़, और आप इंटरेस्ट पेमेंट में अपना दिखा रहे हो इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज 400, तो आपका लोअर ऑफ द फॉलोइंग 300 करोड़ ही अलाउ किया जाएगा। लेस 100 करोड़ है वो डिसअलाउड करते हैं, उसे एक्सपेंस मानेंगे नहीं, हम आपका 300 करोड़ ही एक्सपेंस मानेंगे, उसी को लेस करेंगे और उसी के हिसाब से प्रॉफिट निकलेगा। देखिए कोई इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है कोई फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज को, इंटरेस्ट पे किया 100 करोड़। अब EBITA जो आता है वो 300 करोड़ रहा है, तो इसका 30% 90 करोड़ होना चाहिए था, पर आपने 100 करोड़ पे कर दिया है उसको इंटरेस्ट। तो आप अपने यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना चाहते हो ना कि आपका प्रॉफिट उससे कम आए, इसलिए 90 करोड़ ही तक अलाउ करेंगे, बाकी 10 करोड़ एक्सेस डिसअलाउड हो जाएगा। और यहाँ एक्सेस और डिसअलाउड इंटरेस्ट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। जो आपका एक्सेस हो गया है डिसअलाउड की, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक, एंड इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द PGBP इनकम ऑफ दैट ईयर अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन। मतलब या तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो PGBP इनकम से लेस कर सकते हो, स्पेसिफिक लिमिट है उसका। देखिए बताता हूँ कैसे। देखिए तो EBIT है 1000 करोड़ का, इंटरेस्ट आप 400 करोड़ का, ठीक। अब 100 करोड़ का 30% तो 300 करोड़ हुआ, तो आपका 100 करोड़ डिसअलाउड हो गया पहला साल में। फिर आपका EBIT आया 1000 करोड़, इस बार आप इंटरेस्ट 200 करोड़ दियो, तो अब नाउ प्रीवियस ईयर 100 करोड़ जो था, अब यहाँ पे वापस लिमिट 300 करोड़ का है, तो अब पर आप इंटरेस्ट 100 करोड़ दिखा रहे हो, तो पहला 100 करोड़ बाकी था तो दिखा है नाउ प्रीवियस ईयर 100 करोड़ इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड दिस ईयर, इस ईयर भी डिडक्ट किया सकता है, ऐसे 8 साल तक जा सकता है। फिर है यहाँ पे वेयर डेप्ट इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पर्सन विच इज़ नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज,
बट एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब थर्ड पर्सन डेप्ट आपको दे रहा है, क्योंकि एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है आपका, बट एसोसिएट एंटरप्राइज प्रोवाइड्स करता है गारंटी टू सच थर्ड पर्सन फॉर डैट लोन, मतलब थर्ड पर्सन को गारंटी दे रहा है, क्योंकि लोन ले रहे हो किसी से तो गारंटियर भी चाहिए रहता है, तो वो आपको एसोसिएट एंटरप्राइज गारंटियर का भी काम कर रहा है। या फिर डिपॉजिट मशीन या कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट विथ सच अदर ए पर्सन, या फिर या तो गारंटी दे रहा है या तो अपना कुछ मॉर्गेज दे रहा है, अपना कुछ मशीन या कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुछ थर्ड पर्सन को दे रहा है। लोन विल बी ट्रीटेड एज लोन, तो ऐसा अगर हो तो जो लोन है वो माना जाएगा कि ट्रीट किया जाएगा कि आप एसोसिएट एंटरप्राइज से ही ले रहे हो। फिर सेक्शन 94B विल नॉट बी एप्लीकेबल, जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है 94B, हाँ, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, ये एप्लीकेबल नहीं होगा कब, जब आपका टोटल इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज इज़ अप टू 1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ तक ही दे रहे हो इंटरेस्ट एसोसिएट को, तब एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर इफ़ बोरोवर इज़ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप इंश्योरेंस अगर एसेस या फिर बोरोइंग जो आप कर रहे हो वो आप लोग बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी हो। अब यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल है कि टाटा इंडिया लिमिटेड है, एसोसिएट एंटरप्राइज उसका टाटा यूएस, थर्ड पार्टी एक है, थर्ड पार्टी से ये लोन लिया, अब ये इंटरेस्ट दे रहा है इसको 10 करोड़ का, अब यहाँ पे गारंटी भी दे रहा है या डिपॉजिट कर दे रहा है इसको 100 करोड़ वर्थ कुछ, तो इसके हिसाब से मान लिया जाएगा कि टाटा यूएस से जो है ये यही लोन दे रहा है इसको, और उस हिसाब से ट्रीट होगा। तो बस इसी के साथ इतना ही है अभी के लिए, नेक्स्ट आगे और पढ़ते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन एक DTAA से ही है, तो पहले उसको कर लेते हैं। तो ये अनसॉल्व केस का क्वेश्चन है DTAA का, आप एक बार देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉरी, इस क्वेश्चन में नॉर्मली आप सब इनकम प्लस करें, आपका ग्रॉस इनकम इतना आएगा, अब डिडक्शन 80G लग जाएगा, 50K का 80D लग जाएगा, जो मेडिकल एक्सपेंस का 80G डिडक्शन ऑफ PM। अब 80 QQ भी है वो नहीं लगेगा, मतलब या तो आप अगर लगा रहे हो तो आप एजम्पशन देना पड़ जाएगा, बेटर है कि आप ना लगाओ और एजम्पशन दे दो कि देखिए लिखा है एज इनकम वर्ड यूज़। अच्छा हाँ, यहाँ पे इनकम वर्ड यूज़ होता है हाउस प्रॉपर्टी में, इसलिए NRV कैलकुलेट नहीं होगा, वो डायरेक्टली माना जाएगा वो नेट इनकम ही है। और यहाँ पे यही अल्टरनेट सोल्यूशन, मतलब वही सोल्यूशन 80Q नहीं जाएगा, क्योंकि एज्यूम करेंगे इट्स नॉट ऑन बुक्स, जो रियलिटी वो बुक्स पे है नहीं, क्योंकि वो लिखा भी नहीं है कहीं पे। तो एक ये क्वेश्चन हो गया अनसॉल्व का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 575 में इलस्ट्रेशन 1 पे। तो ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग पे ही है। तो इसमें देखिए क्या है, ये क्वेश्चन में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है ना 35, वही आपका नेट प्रॉफिट है। तो इसमें आप क्या करिएगा, आप ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए 100, और सब एसोसिएट एंटरप्राइज का लीजिएगा। ओपनिंग ले लिया, आप सेल्स ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक ले लिए, अभी परचेस मत लीजिएगा। और GP, अब GP भी आपके पास नहीं रहेगा, परचेस भी आपके पास नहीं है। फिर आप नीचे आइए एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो सेल्स पे आप ले लेंगे 35%, 800 पे आ गया। अब एक्सपेंस जो है वो टोटल एक्सपेंस दिया है एसोसिएट एंटरप्राइज नॉन एसोसिएट मिला के, तो हम लोग इस एक्सपेंस को डाइवर्स मतलब तोड़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो जैसे कि 2000 का सेल्स है, उस 200 था आपका एक्सपेंस, तो 800 सेल्स में कितना एक्सपेंस होगा 80, तो यहाँ पे एक्सपेंस 80 डाल दिए, इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर 1। फिर यहाँ डाल दिए ग्रॉस प्रॉफिट को, ये बैलेंसिंग फिगर 2 आपका परचेज आ गया। तब देखिए आप एसोसिएट प्राइस को आपका परचेज होना चाहिए था आपका 460 से, मतलब आपका ALP 460 आता, बट आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस 500 आया, तो इंक्रीज़ कर देंगे इनकम 40 से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें बुक कैंसिल करा था, इसमें मोस्टली क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा हूँ कि वी पुट एवरीथिंग, सारा कुछ पुट कर देंगे एक्सेप्ट परचेस फ्रॉम में ही। और इसमें सेल्स जो है वो डिवाइड, क्योंकि लिखा नहीं कि डिवाइड मतलब कैसे करना है, तो हम एज्यूम करेंगे पूरा सेल्स ही एसोसिएट एंटरप्राइज का है, और नेट प्रॉफिट उस पर निकाल लेंगे फिर 1125 जो कि उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपका बस बैलेंसिंग फिगर से एक परचेस फ्रॉम ए ही निकल जाएगा। तो इसी के साथ हाँ, एक और क्वेश्चन है अनसॉल्व केस का, उसी का। तो अनसॉल्व केस, अच्छा नहीं, ये अनसॉल्व केस उसी पे है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।